नमन अप्रतिम कलावंतों को और नमन इस सभा को। हम जिसे व्यक्तित्व की बहुआयामिता कहते हैं, बहुमुखता कहते हैं, उसका अन्यतम उदाहरण थे मुकुंद लाट। साहित्य, कला, चिंतन, काव्यशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, अध्यात्म, संस्कृति, परंपरा, आधुनिकता, कौन सा जीवन का ऐसा हिस्सा है चिंतन का जो लाट जी की प्रक्रिया से छूटा हो। एक पूरा अंतरानुशासन एक व्यक्ति के भीतर वैचारिकता के रूप में सामने आ रहा है। कवि, संगीतकार, मूर्तिकार, अनुवादक और जाने क्या क्या। भाषाओं को लेकर, चाहे वो संस्कृत हो, प्राकृत हो या अंग्रेजी हो, सभी के प्रति उनकी बहुत गहरी दृष्टि थी। अंग्रेजी अगर उनके लिए आगंतुक अनुशासनों को जानने का जरिया थी, तो संस्कृत उनके लिए अपने ज्ञान, विज्ञान और चिंतन का माध्यम थी। और देखिए, जीवन के अंतिम क्षणों में भी लाट जी ऋग्वेद की ऋचाओं का अनुवाद कर रहे थे, और शायद अगर मुझे सही जानकारी है तो 100 से अधिक ऋचाओं का उन्होंने अनुवाद कर दिया था। उनके जो प्रकाशित कर्म का सबसे अन्यतम जो ग्रंथ है और जिसका मैंने पाठ भी किया है, वो है पृथ्वी सूक्त। भावानुवाद है वो अथर्ववेद का। जिस अथर्ववेद को हमने जादू, टोना, टुटका और वशीकरण के खाते में डाल दिया, लाट उसमें लौकिकता की गहरी चेतना देखते हैं। उसकी पदचापों में, उसकी अंतर्ध्वनियों में वो औपनिषदिकता और दार्शनिकता की अनुगूंजें सुनते हैं। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भावानुवाद, कविता का काव्यात्मक रूपांतरण हमारे पढ़ने, समझने और सोचने की दृष्टि को बदल देता है। दो छोटे से छंदों के साथ मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अनुवाद किया है, निर्मल करती पृथ्वी, मैं तुम्हारे भीतर से जो कुछ निकालता हूं सब फिर से भर जाए, तुम्हारे मर्म पर, हृदय पर कहीं चोट न लगे। सोचिए जरा, क्या आज हमारे भीतर तिल भर भी पृथ्वी के लिए ऐसा भाव बचा है? पृथ्वी तो हमारी सभ्यता का उपकरण बनकर रह गई है। हमने इतनी निर्ममता से दोहन किया है धरती का, और गर्व के साथ कहते हैं कि हम उपलब्धि बनाते हैं, उस निर्ममता को हम उपलब्धि के रूप में दर्ज कर रहे हैं। और ऐसे समय में हमारा एक महान वेद इस लौकिकता की बात कर रहा है। एक और छोटा सा अंश, जल है यहाँ, नदियां हैं, समुद्र हैं, कृषि और अन्न का जन्म है यहाँ। यहाँ जीते हैं जीव, सांस लेते हैं, विचरते हैं। बढ़ती हुई पृथ्वी, चढ़ती हुई पृथ्वी, समतल फैली पृथ्वी मानव के लिए निर्बाध है। कैसा वीर्य है इसके पौधों में, हमारे लिए वर्धमान हो, सिद्ध हो पृथ्वी। विडंबना देखिए कि दुनिया के जिन महान शक्तियों ने पृथ्वी को नष्ट करने के बड़े बड़े आयुध भंडार बना लिए हैं, जो कार्बन उत्सर्जन के अगुआ हैं, उन्हें हम आधुनिक कहते हैं। और जो हमारे वेद, हमारी परंपराएं, हमारी ऋचाएं गहरी लौकिकता और जीवन को बचाने की बात करते हैं, और अक्सर हम उन्हें परंपरा के खाते में, पिछड़ेपन के खाते में डाल देते हैं। अब आप सोचिएगा कि हम मॉडर्न कैसे हैं। हमारे पंजाब और हरियाणा ने तो धरती को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उसकी उत्पादकता खत्म हो गई है। बहरहाल वो एक अलग विषय है। मुकुंद लाट का जो काव्य कर्म है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है स्वीकरण और दूसरा हिस्सा है उनके दो कविता संग्रह, अनरहनी रहने दो और अंधेरे के रंग। स्वीकरण जो 12वीं शताब्दी में राजशेखर ने शब्द दिया था, वो बहुत अद्भुत शब्द है।
यानी कि अपने से पूर्व परंपरा की किसी कविता का आप इस तरह से अनुवाद करें कि वो एक नई व्याख्या के रूप में सामने आ जाए। और जो जो किताब आई थी स्वीकरण, उसका रजा न्यास से गगनवट के रूप में उसका रूपांतरण भी हुआ है और वो बहुत अच्छी किताब है। कविताओं पे बहुत गहराई से नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। एक छोटी सी बात जरूर टिप्पणी करूंगा कि भावों की जो सघनता है, अर्थ का जो लाघव है, शब्दों की जो मितव्ययिता का और लाक्षणिकता का जो विधान है, वो उनकी कविता को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन हमारे समय की कविता से उस कविता का मुहावरा बहुत भिन्न है। 75 वर्ष की उम्र में उनका संग्रह आ रहा है, अन्न रहनी रहने दो, वो हमारे समय का ही संग्रह है, लेकिन उसका मुहावरा हमारी कविता के मुहावरा से भिन्न है। मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मुहावरा हमारी कविता से भिन्न है? क्योंकि उसमें छंद, गति और लय के लिए एक प्रतिबद्धता है, उसमें एक नाद है। और आज की हमारी कविता में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है? वो है कथ्य, या कहिए कि उसकी बोलने की ताकत। लाट से हमें सीखना चाहिए कि कविता लाउड नहीं, उसकी अंतर्ध्वनियां लाउड होनी चाहिए। कविता विवरणात्मकता नहीं है, कविता सूक्ष्मता में बहुत कुछ कह देने की एक विधा है। बहरहाल भारतीय परंपरा के जो मौलिक चिंतक रहे हैं उनमें से लाट अप्रतिम है और उनके मित्र अशोक वाजपेयी जी हम सबके सामने हैं। उनका बड़ा जीवन कलाओं और कलाकारों की संगत में गुजरा है। वो कहते हैं लाट जी के बारे में कि वे दर्शन और संस्कृत के, परंपरा और आधुनिकता के, शास्त्रीय संगीत और आधुनिक कला के ऐसे विशेषज्ञ विद्वान थे जो उनके उठने वाले गंभीर प्रश्नों को लगातार संबोधित करते थे। परंपरा और आधुनिकता को देखने समझने की उनकी दृष्टि बहुत गहरी और प्रश्नाकुल थी। ये जो प्रश्नाकुलता वाला मुद्दा है, ये उनकी पूरी चिंतन धारा में, आपको पूरी भावन किताब का अध्ययन करिए या उनके अन्य रचनाओं का अध्ययन करिए तो आप पाएंगे कि उनके यहाँ परंपरा और आधुनिकता को लेकर बहुत बंद रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? आधुनिकता मतलब पश्चिम की आधुनिकता। हमने अद्वैत मान लिया है आधुनिकता और पश्चिम के बीच में, जबकि देखें कि उसी आधुनिकता ने परंपरा में अंधकार को देखा, वो पारंपरिकता में अंधकार देखती है और उसने संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी। और हमारे यहाँ की देशज परंपरा ने लगातार परंपरा से संवाद किया, लगातार वो उससे गप लगाती रहती है। और जब अशोक वाजपेयी जी ने जो शीर्षक दिया है मुकुंद लाट परंपरा से गप लगाती आधुनिकता, तो उस शब्द को पढ़ के मुझे लगा कि वाह, इतनी बड़ी व्याख्या किसी रचनाकार की कैसे हो सकती है। वो लिख सकते थे कि परंपरा से संवाद करती आधुनिकता, लेकिन भारतीयता का, भारतीय समाज का और हमारे चिंतन धारा में जो गप का महत्व है, गप के भीतर की जो उन्मुक्तता है, उसकी जो सहजता है, उसका भावन करने के लिए ये शब्द दिया गया है। और अगर उस गप को देखना है तो राजेश जोशी के बहुत महत्वपूर्ण किताब की ओर आप जाइए, किस्सा कोता, गप का क्या रूप हो सकता है, उसमें देख सकते हैं। तो ये जो गप लगाने वाली परंपरा है लाट के भीतर, वो बहुत अद्भुत है और वो एक नए तरह का चिंतन हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं कहूंगा कि कुमार गंधर्व आधुनिक हैं तो 50 लोग मुंह बनाएंगे कि गंधर्व कैसे आधुनिक हो सकते हैं। हमने मान लिया है कि जो शास्त्रीय संगीत है, जो नृत्य है, जो परंपरा है, वो बहुत पीछे की चीज है, जबकि भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर ही बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए हमारे संगीतकारों ने। और लेकिन हम जब संगीत की बात आएगी, नृत्य की बात आएगी, तो अमूमन ये मान लेते हैं कि वो पारंपरिक है और कहते हैं कि पश्चिम का घासलेटी गाना भी आ जाएगा तो हम उसे मॉडर्न कह लेते हैं। ये जो मॉडर्न समझने की हमारी पूरी अंधदृष्टि है, जो हमारी हदबंदी है, उसके खिलाफ लगातार ये लेखक काम करता है और उसकी चिंतन धारा में ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है। वो कहते हैं कि एक चीज और, कि
हमारी परंपरा में, हमारी अध्ययन प्रणाली में देशज आधुनिकता को समझने की वो जद्दोजहद नहीं दिखाई देती है। कुछ लोगों ने किया है और वो जद्दोजहद अब शुरू होनी चाहिए। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि पश्चिम में जो आधुनिकता पैदा हुई वो कहाँ से पैदा हुई? परंपरा से ही तो पैदा हुई, और उसने चिता चुकी है। उसने खुद ही, आधुनिकता ने खुद ही परंपरा बना दी। और जब उत्तर आधुनिकता आई तो उसने खुद कहा कि तुम्हारे सारे वृत्तांत फालतू किस्म के हैं। उस आधुनिकता के सामने उत्तर आधुनिकता ने इस तरह की चुनौती शामिल की, और वो आधुनिकता किस तरह से देखने की कोशिश करती है। अभी अभी कल जब मैं बैठा हुआ था तो सुन रहा था, तो मुझे लगा कि ये जो सप्त सुर है हमारे भारतीय संस्कृति के चिंतन परंपरा के, क्या इनमें कोई अनकहा साझापन भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं? तो मुझे लगा कि मुकुंद लाट चिंतन के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वही काम हबीब तनवीर नाटक के क्षेत्र में कर रहे हैं। और अभिषेक त्रिपाठी जी बैठे होंगे, जब रीवा में नाटक करने गए थे तो वहां बसदेवा शैली के भी गीतों का प्रयोग कर रहे हैं। इतनी चेतना। तो जो काम कर रहे हैं नाट्य के क्षेत्र में, और वही काम आप देखें कि कुमार गंधर्व संगीत के क्षेत्र में कर रहे हैं, और स्वामीनाथन वही काम कलाओं के अन्य क्षेत्र में कर रहे हैं। यानी भारतीय परंपरा के मूल स्रोतों को पहचानने और उसके कलात्मक चिंतन को जानने को लेकर इन सभी रचनाकारों के भीतर, इन सभी कला सर्जकों के भीतर एक गहरी दृष्टि है, और उस बिंदु पर ये एक दूसरे से मिलते हैं। एक बात अंतिम करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि मुकुंद लाट इन तीनों से किस मामले में भिन्न है। शास्त्र और लोक के बीच जो पगडंडियां बनाने का काम कुमार गंधर्व ने किया, जो काम हबीब तनवीर साहब ने किया, जो स्वामीनाथन ने किया, वो काम लाट जी न कर पाए। क्यों न कर पाए? क्योंकि उनकी पूरी चिंताएं दर्शन, अध्यात्म और चिंतन के उन क्षेत्रों में रहीं जहां लोक के लिए बहुत स्पेस नहीं बना। यानी उनके चिंतन में जो लोक का रंग बिखरना चाहिए था वो उस रूप में बिखर नहीं पाया। सांगीतिक चिंतन से लेकर और बहुत सारे चिंतनों पर बातचीत हो सकती है, उनके नाट्य सिद्धांत पर, कला संबंधी सिद्धांत पर, मगर समय की अपनी मर्यादा है, उसकी सीमा है। इसलिए आप सबने मुझे समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकरानंद। मुकुंद लाट पर जब लिखने का और बोलने का मौका मिला तब मैंने देखना शुरू किया, तो सबसे पहले मुझे अशोक जी का कभी कभार में जो एक टिप्पणी आई थी वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और फिर मैंने किताब उनकी जो भावन है और कविता संग्रह है उन सबको पढ़कर जो मुझे लगा वो मैंने लिखा है, वो वही मैं सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक मैंने दिया है परंपरा का आधुनिक संस्करण मुकुंद लाट। साहित्य के साथ सबसे बड़ी समस्या उसके साथ प्रासंगिकता का नत्थी हो जाना है। यह बहुत गंभीर और हैरान कर देने वाली सोच है कि जो कुछ हमारी परंपरा का है अगर वह प्रासंगिक और उपयोगी है तो हम उसे सिरहाने रखते हैं, और जो इसके विरुद्ध है उसे किनारे कर देते हैं। हमारी भाषा और परंपरा का विपुल साहित्य अगर आज हाशिए पर है तो इसकी सबसे बड़ी वजह वह सोच है जो सब कुछ सपाट और आधुनिक चाहती है। जबकि सच्चाई यह है कि बिना परंपरा के आधुनिकता का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जो भाषा और साहित्य आज हमारी धरोहर है वह सिर्फ हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वही हमारी नींव है। आगे की यात्रा उसके स्वीकार के बाद ही संभव है। हिंदी साहित्य की तो सुदीर्घ परंपरा रही है जिसकी जड़ें संस्कृत से लेकर प्राकृत तक जाती हैं। उन तक पहुंचने के बाद ही हम अपनी परंपरा को समझ सकते हैं। साहित्य की गंभीरता और मार्मिकता की कई तहें होती हैं जिसका आकलन सतह से करना समुद्र के किनारे बैठकर उसकी थाह लेने जैसा है। हमारी भाषा में बहुत से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने साहित्य के विभिन्न रूपों और कलाओं को बिल्कुल नई और मौलिक दृष्टि से देखने की कोशिश की है। उन्होंने उस परंपरा का आधुनिक संस्करण संभव किया है जिसके बारे में जानना खुद को समृद्ध करना है, अपनी जड़ों को जानना है।
वह साहित्य और कला की एक तरह से पुनर्रचना है। उनकी कृति भावन इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। इस किताब में उन्होंने कई अछूते और अचिन्ह पर जिस बारीकी और तथ्यात्मकता के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया है वह मोहित करने के साथ चकित भी करता है। साहित्य के साथ कला का यह मिश्रण एक नई जिज्ञासा पैदा करता है। स्त्री विमर्श पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है और उसकी स्वतंत्रता को केंद्र में रखकर मुकुंद लाट स्वतंत्रा स्त्री में जिस तरह एक नई व्याख्या करते हैं वह एक नए कोण से सोचने पर मजबूर कर देता है। स्त्री की स्वतंत्रता की परिभाषाएं और उदाहरण बेहद चौंकाने वाले हैं। यहीं वे पुरुषार्थ की सीमा को भी चिन्हित करते हुए प्रश्न करते हैं कि पुरुषार्थ क्या पुरुष के लिए ही है या स्त्री के लिए भी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे स्त्री की स्वतंत्रता के सूत्र और प्रश्नों पर विचार करने के लिए किसी पश्चिमी चिंतक के पास नहीं जाते। राजा भोज की श्रृंगार मंजरी, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका, स्कंद पुराण, दशकुमार चरित से लेकर दामोदर गुप्त तक जाते हैं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि चिंतन का आधार अपनी भाषा और संस्कृति से है और जाहिर है कि अपनी समस्याओं और चिंताओं का विचार पुनर्विचार हम अपने ही स्रोतों से करें तो वह मौलिक भी होगा और उपयोगी भी। संस्कृत साहित्य अब लगभग हाशिए का साहित्य बन गया है जिसका पाठ पुनर्पाठ दुर्लभ होता जा रहा है। कुछ तो भाषा की राजनीति का दोष है, कुछ बौद्धिक अहंकार का। जो एक पंक्ति भी बोलना चाहे तो वह किसी विदेशी चिंतक का होगा। मैं उसे गलत नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी परंपरा और साहित्य का स्रोत सूख गया है। मुकुंद लाट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुझे उनका अनुवाद या पुनर्लेखन लगता है जिसे स्वीकरण नाम दिया गया है। वे उस मनोभाव और धारणा से भली भांति परिचित हैं जो संस्कृत काव्य के प्रति अधकचरे बोध से भरा हुआ है। मुकुंद लाट गर्व से स्वीकारते हैं कि हमारे मन में एक रूढ़ि, एक लीक बन गई है कि वहाँ कुछ भी नहीं। सच यह है कि संस्कृत की कई धाराओं में से कुछ ही हम तक आई है। बड़ी लंबी और बड़ी जीवंत परंपरा थी। अभी वहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसमें हमारे लिए नएपन का चमत्कार है। इस चमत्कार की एक झलक भी मेरे स्वीकरण में आ गई तो अपने को सफल समझूंगा। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कविता की प्राण ध्वनि और आत्मा की रक्षा प्राथमिकता में है। वर्तमान समय में जबकि प्रतिभा का उद्देश्य लाभ, लोभ, पुरस्कार रह गया है और सारे प्रयत्न इतिहास में दर्ज हो जाने की लालसा से भरे हैं, तब हजारों साल पुराने साहित्य और उसके वन उपवन में भटकते हुए कुछ खोज लेने और उसे सहेज लेने की उनकी जिद चमत्कृत करती है। अपने किए की प्रासंगिकता के बारे में वे बहुत खूबसूरत तर्क देते हैं। कविताओं के साथ कहने की कुछ बात होनी नहीं चाहिए, पर इन कविताओं में एक अलग सा दोहरापन है। ये एक साथ प्राचीन भी है और नवीन भी, 8वीं सदी की भी और आज की भी, यशो वर्मा के सभा कवि वाकपतिराज की भी और मेरी भी। ऐसी निर्दोष स्वीकारोक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। हमारी पूरी परंपरा साहित्य के साथ संगीत और अन्य कलाओं का समन्वय रही है, एक दूसरे से आवाजाही करती हुई और भिन्न भी। यही कारण है कि अभिव्यक्ति के माध्यमों में शब्द तो एक उदाहरण है, इसके अलावा नृत्य, संगीत, चित्र, कला, नाटक जैसे न जाने कितने माध्यम हैं जो अलग अलग रूपों और भूमिकाओं में हमारे बीच मौजूद हैं। उन तक लौटने की ज़रूरत है, उन पर विचार करने की ज़रूरत है। मुकुंद लाट साहित्य के साथ नृत्य, कला, नाटक और संगीत पर उतनी ही सहजता के साथ विचार करते हैं। नृत्य और नाट्य कला की चर्चा के संदर्भ स्रोत के रूप में भारत के नाट्य शास्त्र अभिनव गुप्त और तंडु तक जाते हैं। इसी तरह चित्रकला और संगीत भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। कला में अमूर्तन की चर्चा करते हुए वे भारतीय संदर्भों में अपनी बात प्रमाण सहित रखते हैं। कला में अमूर्त के संदर्भ में अक्सर यूरोप की चर्चा होती है कि कला में स्वतंत्र बोध पहली बार वहीं जागा। मुकुंद लाट कहते हैं, आधुनिकता स्वातंत्र्य की ही बात नहीं करती, इतिहास बोध की बात करती है। अपनी ओर देखते हुए अपने को समझने परखने की बात करती है। उनके रचना कर्म के केंद्र में यही विश्वता बोध है जो उन्हें नितांत मौलिक रूप से किसी भी विषय पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। परंपरा और आधुनिकता के दो पार्टों के बीच सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वह है हमारी भाषा, हमारा साहित्य और संगीत की हजारों वर्ष पुरानी समृद्धशील उपलब्धियाँ। हद यह है कि हम उन्हें संकोच बस अपना भी कर सकने जितना गर्व और साहस बचाकर नहीं रख पाए। यही कारण है कि जो हमें बाहर का आयातित या थोपा हुआ मिला, हमने
उसे तो हमने अपने सर पर लगा लिया, लेकिन जो हमारी खांटी निजी और मौलिक पहचान का आधार हो सकती थी उसे भूलते चले गए। ये वेदना कितनी गहरी है इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जिन्हें अपनी परंपरा और संस्कृति से लगाव है और जो उसकी अहमियत समझते हैं। वे हमारी जड़ें हैं और उसके जीवंत रहने में ही हमारी मौलिकता सुरक्षित संरक्षित रह सकती है। मुकुंद लाट कुमार गंधर्व के बहाने इस प्रश्न पर बहुत बेचैनी और विह्वलता के साथ अपनी बात रखते हैं। उन्होंने आत्मिकता के फैलाव को जिस तरह साम्राज्य विस्तार और उसकी अमानुषिक क्रूर और निशंस प्रवृत्ति के साथ जोड़कर देखा है, वह गंभीर विमर्श का विषय है। इस पूरी प्रक्रिया को वे बहुत सरलता से समझा देते हैं। आधुनिकता के संदर्भ में वे कहते हैं कि नए प्रकाश का तापी प्रतापी सूर्य बनकर शेष संस्कृतियों के अंधकार को बरबस हटा रहा था। दूसरे शब्दों में वहाँ की पारंपरिकता के जंजाल को साफ कर रहा था। हद ये हुई कि इस दृष्टि का उदय यूरोप की गंभीरतम विचार परंपरा में 18वीं 19वीं सदी में हुआ, जब यूरोप में विज्ञान ज्ञान का पर्याय हो गया था और यूरोप हमारी सभ्यताओं को सहज विजय ही नहीं, अपने आगे क्षुद्र म्लान और हीन अविकसित समझने लगा था। यह हीनता बोध जो उस समय घर कर गया तो आज तक गया नहीं है और उसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं, जबकि हमारे यहाँ उस आधुनिकता बोध के बीज 10वीं 11वीं सदी में पनप गए थे। उदयन, जयंत भट्ट और गंगेश उपाध्याय के उदाहरण उन्होंने सप्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसे भावन में देखा जा सकता है। मुकुंद लाट की दृष्टि का सबसे नया रूप दिखता है कृतियों पर विचार पुनर्विचार के संबंध में। इतने विपुल लेखन के बावजूद वे निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, अज्ञे, निराला, ज्योत्सना मिलन, यशदेव शल्य आदि की रचनाओं पर विचार करते हुए उन कृतियों को देखने की एक नई खिड़की खोलते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे बिना किसी पूर्वग्रह के अपनी राय रखते हैं, तभी एक नए कोण से इन कृतियों तक पहुँचने में मदद मिलती है। राम की शक्ति पूजा पर विचार करते हुए उन्होंने जो प्रश्न उठाए वे वाजिब हैं, तथ्य के साथ हैं। मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मैंने निराला के प्रयोग पर प्रश्न उठता हुआ देखा। आमतौर पर यह संभव होता नहीं दिखता, लेकिन जब कुछ खटके तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। राम की शक्ति पूजा पर बहुत कुछ लिखा गया है। मुकुंद लाट उस लिखे और स्थापित के मोह पास में नहीं बनते। एक उदाहरण देता हूँ। एक जगह वे काव्य पंक्तियों सहित व्याख्या के क्रम में कहते हैं कि हाइफन की जगह कोमा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर हाइफन के ऐसे अनबनते समास बनाते प्रयोग कविता में कई जगह आ रहे आते हैं। अंतिम से पहली लाइन में दुर्गम का औचित्य भी ठीक से समझ में नहीं आता, लगता है बस छंद पूर्ति के लिए है। अंतिम लाइन में क्या वंजित है, अंधकार में ही रह जाता है। और तारे की जगह ताराएं, यह विचित्र प्रयोग भी छंद रक्षा के लिए किया गया लगता है। इस तरह के कई प्रश्न यहाँ सामने आए हैं जो सोचने को विवश कर पुनर्पाठ की ओर प्रेरित करते हैं। इन सबसे महत्व की बात यह है कि प्रश्न सिर्फ प्रश्न उठाने की लालसा से नहीं किए गए हैं, बल्कि वे प्रश्नाकुल मन की अभिव्यक्ति हैं जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। मुकुंद लाट की कविताओं पर बात किए बिना बात पूरी नहीं होगी। उनके संग्रहों से परिचय के क्रम में उनके गद्य की तरह कविता के लालित्य और स्वर ने सहज ही बांध लिया। छोटी छोटी कविताओं में भी अर्थ की सघनता बार बार उन तक लौटने को विवश करती है। कविताओं की भीड़ में उनका चेहरा अलग ही है, एक नई रंगत के साथ। वहाँ भी परंपरा के गांधीर्य की झलक के साथ आधुनिक प्रयोग सुखद आश्चर्य से भर देते हैं। इन कविताओं पर उनके बौद्धिक और कला प्रेमी होने का प्रभाव साफ साफ दिखता है और दिखती है कौंधती हुई कविता की आभा। सूक्तियों सी लगती ये कविताएं न जाने कितने तहों में गुम्फित हैं। कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में, मात्र 4 पंक्तियों की एक कविता है लपक गई कि मेरी तो चाह भी न पहुंच सकी, चिड़िया की चोंच लपक ले गई फल। या फिर बाहर बुलाती है शीर्षक कविता कि हवा ने आंगन बुहारा मुझे बाहर बुलाती है। इन कविताओं से गुजरते हुए एक नया भावबोध बरवस आकृष्ट करता है। मुकुंद लाट का समग्र साहित्य इसी परंपरा और आधुनिकता के बीच का सेतु है। हम इसकी सहायता से साहित्य के साथ साथ कला के विभिन्न रूपों से परिचित होकर गर्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें कुछ पाने के लिए पीछे मुड़कर देखने और झुकने की ललक शेष हो। धन्यवाद। श्री योगेश प्रताप शेखर। शुक्रिया। जैसा कि अभी बताया गया कि सत्र का शीर्षक है परंपरा से गप लगाती आधुनिकता, तो मैं इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। आज हम लोग विचित्र समय में खड़े हैं।
परंपरा आधुनिकता की बात कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए छठ की परंपरा है, लेकिन अब छठ में पुरोहित भी आने लगे हैं। छठ ऐसा पर्व है जिसमें पुरोहित की कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन की परंपरा है, लेकिन अब उसमें जय श्री राम के नारे खूब लगाए जाते हैं। तो ऐसे समय में हम परंपरा और आधुनिकता पे बात कर रहे हैं मुकुंद लाट के बहाने। कई लोगों ने लक्षित किया है, और ठीक ही लक्षित किया है, कि मुकुंद जी परंपरा को गहरे अध्यवसाय, जतन, रुचि, समर्पण से अर्जित करने वाले व्यक्ति हैं। ये हम लोगों की पीढ़ी के लिए एक सबक है। बहुत जल्दी में आप परंपरा का अर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि परंपरा कोई पोटली नहीं है जिसको आप अपने कांधे पे रखें और जीवन यात्रा पे निकल जाएं। तो मुकुंद जी कई तरह का काम करते हैं, जैसे अनुवाद, जिसके लिए स्वीकरण शब्द उन्होंने रखा है, इस पे बाद में हम बात करेंगे। कुछ मध्यकालीन कृतियों के साथ उनका संवाद है, जैसे बनारसी दास जैन की आत्मकथा, अर्ध कथा का उन्होंने बहुत सुसंपादित संस्करण निकाला है। तो एक तो काम उनका ये है। दूसरा काम है संगीत चिंतन से संबंधित, संगीत और चिंतन की किताब है। भावन में भी संगीत के संदर्भ में रस सिद्धांत की समस्या पे बहुत लंबा लेख है, और उसमें भी अनेक तरह की बातें हैं। और आधुनिकता के बारे में कल चर्चा हो रही थी कि वयम आधुनिका, तो मुकुंद जी साफ साफ कहते हैं कि जो आधुनिकता है वो पश्चिम से उसका नाड़ी का संबंध है। यद्यपि वो सार्वभौम है, लेकिन पश्चिम से उसका नाड़ी से संबंध है। और आधुनिकता की दो बातें बताते हैं वो, युक्ति बुद्धि और युक्ति धर्मी विचार। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और अपनी परंपरा में उसको खोजने तलाशने की कोशिश करते हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि हम अपना आधुनिक कैसे बनाएं। ये कुछ विचार के बिंदु हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। जैसे स्वीकरण को लीजिए, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में शब्द हरणम अध्याय में स्वीकरण की चर्चा की है, और उन्होंने कहा है कि कवि किसी पुराने कवि का भाव ऐसे ले जैसे वो आयत्त हो जाए, हासिल हो जाए, लगे नहीं कि उसका है, लगे कि आपका है। तो ये जो स्वीकरण है, ये परंपरा के साथ रिश्ते का एक तरह से उपक्रम है, रिश्ते की बात है। अगर आप देखिए राजशेखर को देखिए, पहली बार काव्य शास्त्री हैं वो जो स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियां भी कवि हो सकती हैं, और अपनी पत्नी अवंती सुंदरी का मत भी अपनी किताब काव्य मीमांसा में उद्धृत किया है। अपना मत वो इति यायावरीय के नाम से रखते हैं, और पत्नी जो उनकी है अवंती सुंदरी, उनका नाम भी रखते हैं कि उनका ये मत है। तो शायद इसलिए भी मुकुंद लाट राजशेखर के पास गए होंगे। लेकिन मुकुंद जी इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं कि परंपरा से लगाव रखना और उसके प्रति एक अंधा भाव रखना में फर्क है। जैसे जिस लेख की चर्चा, भावन का पहला ही लेख है वो स्वतंत्रा स्त्री, जिसमें गणिकाओं पर बातचीत है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या हमारी परंपरा में पुरुषार्थ का लिंग अविवक्षित रहा है। संस्कृत व्याकरण के लोग जानते हैं कि शब्द में लिंग होता है, अर्थ में नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए कलत्र शब्द है, नपुंसक लिंग है, अर्थ उसका स्त्री है। दारा शब्द है, दारा पुल्लिंग है, अर्थ उसका स्त्री है। तो ये जानते हैं लोग कि शब्द में लिंग नहीं होता, अर्थ में लिंग नहीं होता, शब्द में होता। तो लेकिन वो पूछते हैं कि क्या हमारी परंपरा में पुरुषार्थ का लिंग अविवक्षित रहा है। अगला वाक्य लिखते हैं, उत्तर निषेध में ही देना होगा। तो इससे स्पष्ट है कि परंपरा के बारे में उनकी नजर क्या है। इसी तरह से संगीत और चिंतन जो किताब है, उसमें वो स्वर और शब्द के बारे में अर्थ फर्क बताते हैं। कहते हैं कि स्वर भाव लोक रचता है और शब्द वस्तु लोक रचता है। स्वर जो है वो भाव लोक रचता है, शब्द वस्तु लोक रचता है। इसी तरह से जो मैंने कहा कि संगीत और रस चिंतन का जो उनका, उसमें ऐसा लगता है कि कोई काव्य शास्त्री संगीत पे बात कर रहा है या कोई संगीतकार काव्य शास्त्र से बात कर रहा है। काफी मिला जुला मसला है वो।
तो ये उनकी कुछ बातें हैं, लेकिन उनके बहाने जो बात लगती है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि मुकुंद जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जैसे कल इस शब्द की चर्चा की गई, वयम आधुनिका, तो हम लोग शब्द ले लेते हैं, लेकिन उसका संदर्भ भी देखना चाहिए। अगर हम आधुनिकता के दो अर्थ करें, प्रवृत्ति मूलक और काल मूलक, तब आप देखिएगा कि जो वयम आधुनिका कहा जा रहा है वो काल बोधक अर्थ में कहा जा रहा है, प्रवृत्ति मूलक अर्थ में नहीं कहा जा रहा है। यानी कि अगर आप आधुनिकता की प्रवृत्तियां अगर स्वतंत्रता, समानता, न्याय बनाते हैं, उस अर्थ में अगर आप उदयनाचार्य को आधुनिक कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। उदाहरण के लिए महाभारत में इतिहास शब्द है। जो भी पुराना व्यक्ति कहता है कि मैं आपको इतिहास सुनाता हूं, तो वो आज का इतिहास नहीं है। तो इसको भी थोड़ा हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आखिर क्या बात है कि भारतीय परंपरा के नाम पे हमें वापस प्राचीन भारत में और संस्कृत में ही जाना पड़ता है। पूरा मध्यकाल कहाँ है? संतलत काल, मुगल काल, इसमें कुछ हुआ है या नहीं? बार बार हमको वहीं क्यों जाना पड़ता है? जैसे एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि मध्यकाल का हमारे पास उपलब्धि नहीं है। चौखंबा और मोतीलाल तो संस्कृत का पूरा छाप दिए हैं, लेकिन अगर आप अमीर खुसरो का पढ़ना चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऊपर में फारसी और नीचे हिंदी नहीं मिलेगी आपको। तो ये क्या बात है? तो इसलिए मेरा जो एक निवेदन है कि हम केवल शब्द को न देखें, संदर्भ को भी देखें। और मुकुंद जी ने सवाल पूछा कि हम अपना आधुनिक कैसे बनाएं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमने जो अपना आधुनिक बनाया वो दरअसल 26 नवंबर 1950 को बनाया। उससे पहले जो हमारी आधुनिकता की प्रक्रियाएं हैं, संकेत है, उपस्थिति है, लेकिन उसकी परिणति नहीं है। हमारा आधुनिक स्वतंत्रता, समता, न्याय से निकल के आता है और इसकी हमारी परंपरा में कहीं ना कहीं कमी है। मध्यकाल को देखिए, कबीरदास खूब बात करते हैं, लेकिन आखिरकार उनको कोई दिक्कत नहीं है कि जाति प्रथा से या बाकी चीजों से कोई उनको परेशानी हो रही। तो मैं आपके सामने सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुकुंद जी जो कह रहे हैं, एक वाक्य उनका कि पश्चिम की आधुनिकता ने हमें विचार के माध्यम से नहीं, साम्राज्य के क्रूर माध्यम से आई है। उसने हमारी विचार परंपरा को पूर्व पक्ष नहीं बनाया। हम आधुनिक हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो अपनी परंपरा को पूर्व पक्ष बनाने का अभ्यास हमको करना चाहिए, और इसमें सब कुछ परंपरा में ही है, इससे थोड़ा बचना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो उससे अलग से हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे मुकुंद जी कहते हैं, मान लीजिए कि गंगेश उपाध्याय की चर्चा हो रही थी कल। पूरी न्याय परंपरा में उनकी पत्नी का कहीं कोई जिक्र है या नहीं है? क्योंकि किस्सा आप लोगों को शायद मालूम होगा कि गंगेश उपाध्याय अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। बरसात का महीना था, उनकी पत्नी खाना बना रही थी, और न्याय दर्शन का बहुत पौराणिक वाक्य है कि जहां धुआं है वहां आग है, यथा धूमः तथा अग्नि। वो अपना बोल रहे थे और उनके विद्यार्थी भी बोल रहे थे यथा धूमः तथा अग्नि। और पत्नी खाना बना रही थी, लकड़ी से वो सीलन वाली लकड़ी थी, आग नहीं पैदा, केवल धुआं ही धुआं था। तो वो उधर से सुन रही थी, वो इधर से विद्यार्थी उनके चिल्ला रहे हैं यथा धूमः तथा अग्नि। तो उन्होंने इतना उनको गुस्सा आया कि उन्होंने घड़े में धुएं को भरा, उसका मुंह बंद किया और गंगेश उपाध्याय के सामने जाके पटक दिया और कहा कि यथा धूमः कुतः अग्नि। तो ये सिर्फ हंसने की बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक अलग प्रस्थान बिंदु है जिसको हमको देखना चाहिए। तो कुल मिलाके मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम परंपरा और आधुनिकता के संबंध को इतना ना, मतलब एक तरह से कहिए कि घुला मिला दें कि दोनों की पहचान ही खत्म हो जाए। और जैसा मैंने कहा कि इसका शीर्षक है परंपरा से गप लगाती आधुनिकता। इन्हीं लोगों को पढ़ते समय वासुदेव अग्रवाल हों, मुकुंद लाट हों, हरिशंकर द्विवेदी हों, मेरे मन में एक गप आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर फारसी के भी उस्ताद होते
तो क्या होता, संस्कृत के तो थे ही, क्या होता उनकी आधुनिकता का रंग। वासुदेव भूषण अग्रवाल अगर ठीक है फारसी जानते थे वो, लेकिन उस तरह से अगर कुछ करते तो क्या होता। शायद वो हमारे आधुनिक चिंतन में कहीं ना कहीं वो छूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री निशांत। मित्रों ने बहुत कुछ कहा है, मुझे भी कुछ कहना है और कहना ही महत्वपूर्ण है। और इस मेरे कहने में अशोक जी का कहना मैंने कुछ भी कोट नहीं किया है। मैं जो कहूंगा अपनी बात कहूंगा। हाँ, मैं पिछले 1 नहीं 2 महीने से मुकुंद लाठ जी के साथ रह रहा हूं। इसके लिए रजा फाउंडेशन का आभारी भी हूं कि मुझे मुकुंद जी के साथ रहने का मौका दिया गया। मुकुंद जी के साथ रहते हुए मुझे अपने बचपन के दिन याद आने लगे। वास्तव में हर कलाकृति कुछ न कुछ अवगाहन ही करती है। तो बचपन में हम लोग 8 भाई बहन और माता पिता अर्थात 10 लोग एक ही कमरे के घर में रहते थे, एक ही कमरे का घर। एक मुहावरा जो मेरी दीदी, जिससे मैं सबसे ज्यादा झगड़ा किया करता था उन दिनों, अभी नहीं, अक्सर कहती थी, देखा देखी गुस्सा, देखा देखी प्यार। तो साथियों, मित्रों और शुभचिंतकों, मुकुंद जी के साथ रहते हुए मैं भी देखा देखी करने लगा हूं। वास्तव में होता यह है कि तरबूजा या खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। मुकुंद लाठ जी के साथ रहते हुए जो देखा उसी को रंग बदलकर लाठ सर की भाषा में स्वीकरण करके लिख बोल रहा हूं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहां जो भी मैं लिख बोल रहा हूं वह मौलिक होते हुए भी मौलिक नहीं है। सिर्फ भाषा मेरी है, भाव पूर्वजों के हैं। शायद मुकुंद जी भी यही कह रहे थे, शायद गांधी या कोई भी यही कहता कि मैं कही हुई बात को फिर कह रहा हूं, तो मैं उसी परंपरा में अपनी बात कह रहा हूं। बतकही मैनेजर पांडे सर की किताब है। बतकही में मैनेजर पांडे सर ने एक बात कही है, पहले वह बात बता दूं या कह दूं, फिर अपनी बात कहता हूं। पांडे जी कहते हैं, विचार और बहस के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने कुछ कहा है तो आप उसका खंडन कीजिए या मंडन कीजिए। आप कुछ नया भी तो कह सकते हैं। आप समस्या को समस्या समझ रहे हैं कि नहीं, यह ज्यादा जरूरी है। तो मैं रजा फाउंडेशन और अवा, जिस नाम से आजकल अशोक जी बहुत प्रसिद्ध हैं, तो मैं रजा फाउंडेशन और अवा की समस्या को समझने की विनम्र कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ मेरी न हैसियत है न औकात है। तो मैंने इस कहने को 2 शीर्षकों में बांटा है। पहला शीर्षक है प्रकृति और कलाकृति। प्रकृति और कलाकृति में बड़ा अंतर होता है। प्रकृति जो स्वयं से बने, कलाकृति जिसमें किसी दूसरे का हाथ लगा हो। यह हाथ लगना कई तरीके से हो सकता है, कहीं बुद्धि, विचार, श्रम या और कुछ भी। प्रकृति तो कलाकृति जैसा आभास देती है, बल्कि यूं कहा जाए कि प्रकृति के नकल में ही कलाकृति अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। लेकिन कलाकृति प्रकृति होने का भ्रम भी पैदा करती है। यह भ्रम हमें थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित या सम्मोहित करता है। यह सम्मोहन की समयावधि ही हमें थोड़ी देर के लिए स्वयं से दूर ले जाती है। यही दूरी आनंद है, यही रस है। प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा आनंद कहाँ है, प्रकृति में या कलाकृति में? तो निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रकृति में। प्रकृति में कलाकृति अमर नहीं होती, वह पुनः पुनः रूप बदलती है। राव रे रूप की रीति अनूप, नेव नेव लागत ज्यों ज्यों निहारिये घनानंद। और हर कलाकृति प्रकृति बनना चाहती है पर होता नहीं है। मौलिक अंतर है तुलसीदास, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना।
लेकिन कलाकृति में जलता हुआ दीपक अनंत काल तक जलता रह सकता है। खिला हुआ फूल कई सौ वर्ष तक उसी तरह खिला रह सकता है। नायिका की सुंदरता शताब्दियों तक बनी रहना चाहती है, बनी भी रहती है। प्रकृति में अमर होने की चाहत नहीं होती। जहां अमर होने की चाहत होती है वहां जीवन अभिशप्त हो जाता है या फिर लालच वासना से लिथड़ा हुआ जीवन दिखता है। हर कलाकृति अमर होने की वासना से संपृक्त होती है। कुछ एक अपवाद तो हर जगह होते हैं। कलाकृति कलाकार के कलम कुची कलाभिनय कुछ कठोर या नरम पत्थरों शब्दों की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। प्रक्रांतर से कलाकृति कलाकार की ही उपस्थिति है। वास्तव में कलाकृति के माध्यम से कलाकार अमर होना चाहता है या पद पैसा प्रतिष्ठा पाना चाहता है या आत्मसंतुष्टि पाना चाहता है। थोड़ा व्यापक अर्थ में जाएं, दुनियावी अर्थों को छोड़कर, तो कलाकृति सुंदरता को बचाने का एक अनथक उपक्रम है, मूर्त उपक्रम। सुंदरता को बचाकर दुनिया को बचाने का एक उपक्रम या थोड़ी देर के लिए सम्मोहित होकर समाधि या ट्रांस की अवस्था में पड़कर अपने को भूलकर दुनियावी झमेले से ऊपर उठकर ब्रह्मानंद सहोदर हो जाना। प्रकृति के निकट जाने में जो समय श्रम लगेगा उससे बचकर कलाकृति से हमारा काम चला लेना ही आज की कला या कलाकृति है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि कलाकृति अमर होने का आभास करवाती है। यह आभास ही आनंद है। लेकिन प्रकृति से बढ़कर आनंद प्रदान करने वाली कृति कुछ नहीं। इसलिए रामायण महाभारत पुराण पंचतंत्र आदि की कहानियां अजंता एलोरा के चित्रों के अलावा भी आज भी कहानियां कविताएं उपन्यास और चित्र बनाए जा रहे हैं और बनाए जाते रहेंगे। कलाकृति के इतने अव्यय उपस्थित होने के बाद भी आज नई नई कलाकृतियों को लोग लिख पढ़ बना रहे हैं। पर बना क्या रहे हैं हम? यह एक जरूरी प्रश्न है। कवि रघुवीर सहाय जी ने लिखा था, जहां बहुत कला होगी परिवर्तन नहीं होगा। जहां कलाकार बांसुरी बजाता रहेगा वहां रोम जलता रहेगा। जहां कलाकार रंग बिरंगे कपड़े बदलता रहेगा वहां जीवन से रंग गायब होते रहेंगे। आप इतिहास में जाकर रोम का उदाहरण देख लीजिए या वर्तमान में यही दिल्ली में रहकर भारत का। कला की अधिकता जीवन को न्यूनतम कर देती है। कला का जन्म अपने को थोड़ी देर के लिए भूल जाने के लिए हुआ होगा ताकि आगे फिर से ऊर्जान्वित होकर जीवन में लौट आया जाए। अपने को हमेशा के लिए भूल जाने के लिए नहीं। अपने को हमेशा के लिए भूल जाने वालों को दुनिया पागल कहती है। कला लोगों को दीवाना बनाती है, प्रेमी बनाती है और थोड़ी देर के लिए पागल भी, पर हमेशा के लिए नहीं। फिर वह कला से यातना में तब्दील हो जाती है। कलाकृति बोकस और बकवास लगने लगती है या फिर सामान्य और कलाकार आपको कला कम कर्तव्य ज्यादा दिखाने लगता है। आजकल कर्तव्य पर करतल खूब बज रहे हैं, बजते ही हैं। पर कला का जो सर्वोच्च गुण है, कोट है भावन से, पर दुख सुखित्व, अर्थात कोई दुख पा रहा हो दर्शक को तो रस की ही अनुभूति होती है। कोट खत्म। यह रस जिसमें आनंद की सृष्टि हो रही है, जिससे सुखित्व का बोध हो रहा है, यही कला या कलाकृति का प्राप्य होता है। इसे ही प्राप्त करने के लिए कलाकार कलाकृति का सृजन करता है ताकि वह प्रकृति का ही अभिन्न अंग दिखे। इसे ही त्रिशंकु पाना चाहता था, इसे ही विश्वामित्र बनाना चाहते थे, प्रकृति के समानांतर कलाकृति। दूसरा आलेख पढ़ दूं? छोटा सा ही है, 2 मिनट में तो नहीं होगा, 3-4 मिनट ले लेता हूं। अशोक जी आपसे, रचनाकार का आलोचक होना, इसका शीर्षक है। एक किताब भावन को ही पढ़ते हुए, एक किताब पढ़ते पढ़ते मन में प्रश्न उठा कि रचनाकार आलोचक कब बनता है?
कब उसके अंदर आलोचना का जीव द्रव्य हिलकने लगता है, वह कवि, नाटककार, गद्य लेखक से आलोचना की प्रस्तर प्रतिमा का निर्माण करने लगता है। रचना से दूर जाकर आलोचना के राहों का वह रहबर बन जाता है। हम सब जानते हैं रचना और आलोचना में 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए कई रचनाकार आलोचना से संतुष्ट नहीं हो पाते और बार बार आलोचकों की तरफ चातकीय निगाह से ताकते रहते हैं। रचना और आलोचना को समझना है तो रचनाकार और आलोचक को समझना जरूरी है। एक ही व्यक्ति के भीतर यह दोनों होता है, यही तो मुकुंद लाठ जी के शब्दों में भावन है। भावन की परिभाषा देखें। भावन का कुछ ऐसा लक्षण, ये कोट है, भावन का कुछ ऐसा लक्षण किया जा सकता है, व्यंजित भाव का भाव चित्र में रहते हुए ही विमर्श, निमज्जन और गाहन, आलोड़न, परीक्षण। भावन पृष्ठ 141। ऑक्टोवियो 5 कहा करते थे, प्रत्येक पाठक दूसरा कवि है। अर्थात हर रचनाकार के अंदर एक आलोचक होता है, क्योंकि आलोचक सहृदयी रचनाकार भी होता है। वह 2 स्तरों पर रचना से जुड़ता है, पहला पाठक आलोचक, तो दूसरा रचनाकार पाठक। रचनाकार पाठक सिर्फ अपने आनंद के लिए लिखता पढ़ता है। जो रचनाकार पाठक होता है वो सिर्फ अपने आनंद के लिए लिखता पढ़ता है। इसलिए ऐसे लेखक पाठक कहाँ किस गली में छिपे होते हैं हमें जानने में समय लग जाता है। कभी कभी तो सदियों लग जाता है। मुक्ति बूथ को पता नहीं कितने साल लग जाता है। पहला जो पाठक आलोचक होता है वह पढ़ने के बाद उसके गुणों और अवगुणों से अपने आसपास के लोगों को अवगत कराता है। दूसरा जो होता है, कमला जी ने इसकी बहुत अच्छी व्याख्या की, मैं पूरा छोड़ रहा हूं। उनकी एक किताब है रचना और आलोचना की द्वंद्वात्मकता, कमला प्रसाद जी की। आप लोग देखिएगा, ये छपेगा तो और बेहतर ढंग से आपको आएगी समझ में। रचना मन की मौज है तो आलोचना उस मौज का जस्टिफिकेशन, मौज को सही ठहराने का उत्सुकतापूर्ण तर्क। कोई आलोचना रचनाकार को संतुष्ट कर दे संभव होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि रचना और आलोचना के बीच वही संबंध है जो एक भाला और ढाल बनाने वाला अपने भाले और ढाल की बड़ाई में कह रहा था। क्या कह रहा था? देखिए, मेरा भाला दुनिया के किसी भी ढाल को भेद सकता है। जो भाला लोग खरीदने आते थे, तो जब ढाल खरीदने आते थे तो क्या कहता था? और मेरी ढाल दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र को रोक सकती है। कुछ कुछ आलोचना और रचना का संबंध इसी तरह का होता है। खैर, रचनाकार बनता ही इसलिए है कि वह अपनी रचना की आलोचना से संतुष्ट नहीं होता। यह एक साधारणीकरण या सामान्य सा सिद्धांत है। ठीक उसी तरह कि लेखक प्रकाशक इसलिए बनता है ताकि उसकी किताबों के लिए उसे ठीक ठीक रॉयल्टी, प्रकारांतर से पैसा, बहुत जरूरी चीज है अशोक जी और हम सारे लोग समझ रहे हैं, प्रकारांतर से पैसा मिल सके। पर बात इतनी सी ही है क्या? इस पर एक बहुत लंबा पैराग्राफ है, मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने अशोक जी से सिर्फ 4 मिनट लिया है। अच्छा और बुरा कह देने से बात नहीं बनती। किसी रचना को हम अच्छा बुरा कह के खारिज कर देते हैं। 3 शब्द लगता है, अच्छी नहीं है, खराब है, 2 शब्द, 5 शब्द होंगे। अच्छा और बुरा कह देने से बात नहीं बनती। अच्छा है तो क्यों और बुरा है तो क्या, विस्तार से तफसील से सुनने के लिए रचनाकार के कान खड़े होते हैं। ऐसे भी रचनाकार के मन में बहुत सी बातें होती हैं जिनमें से वह कुछ को ही शब्द दे पाता है, इसलिए बाकी शब्दों को वह दूसरों के कंठों से सुनना और देखना चाहता है। दूसरों के कंठों में सुनना और देखना चाहता है, इसीलिए उसे दूसरों की आलोचना पसंद आती है। लेकिन आलोचना के लिए पढ़ना होता है और पढ़ने वाला हमेशा से आबादी के बनिस्बत काफी कम रहे हैं। सुनने वाले तो और भी कम रहे हैं, लिखने वाले और भी कम रहे हैं। इसलिए रचनाकार को एहसास एक कमतरी महसूस होती है। इससे निकलने के लिए भी वह लिखता है। अपनी न सही, दूसरों की रचनाओं के बहाने ही सही, वह एहसास एक कमतरी से एहसास से बढ़ोतरी की तरफ बढ़ता है। वैसे भी 100 पृष्ठ या 200 या 600 पृष्ठों की रचनाओं पर 2-3 शब्द खर्च करना कहाँ का न्याय है? बेचारा लिख लिख के मरे जा रहा है। उपन्यास लिख डाला 600 पेज, आपने क्या कहा? अच्छा नहीं है, बुड़बक नहीं क्या। ज्यादा अच्छा लगना गूंगे की गुड़ की तरह तो हो सकता है। आपका मुंह गुड़ से बंद हो सकता है, पर भाव के प्रकाश के लिए मुंह के अलावा भी बहुत सारे अंग प्रकृति ने आपको दिए हैं।
जिनसे भाव प्रकट किए जा सकते हैं, जैसे आंखें, जैसे हाथ, अन्य उपादान। रचनाकार वही तो देखना सुनना चाहता है। लिखकर और कुछ मिले या न मिले, पाठकीय प्रशंसा भी मिले, तो लेखक या लेखन की उसकी उम्र बढ़ जाती है। लिखने को लेकर लंबा है, यह भी छोड़ ही दे रहा हूं। हाँ, सबको जल्दी है, बस और थोड़ा सा ही है। सबको जल्दी है, देखिए अशोक जी को भी जल्दी है, हम लोगों को भी जल्दी है, सबको जल्दी है। इसलिए यहाँ आत्मविज्ञापन जलील होने जैसा अनुभव नहीं होने देता। फेसबुक पर आजकल बहुत आत्मविज्ञापन है, सब लोग लिखते हैं, लेकिन कोई जलील अपने को महसूस नहीं करता कि हम जलील हो रहे हैं। जलील होने जैसा अनुभव नहीं होने देता। इस पीढ़ी की आंखें ही खुली है विज्ञापनों के बीच। इनसे मतलब हमारी पीढ़ी से भाई, आप लोगों की नहीं, हमारी पीढ़ी से है। और अब तो हमारी बात की पीढ़ी से नैतिकता जैसे जुमलों की आप उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर। इस पीढ़ी में तो कुछ आलोचना को वरिष्ठों या असहमतों को ठिकाने लगाने के लिए अस्त्र की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कारण व्यक्तिगत हो या पुरस्कारगत या साहित्यिक, सामाजिक, जो भी। वैसे ये परंपरा काफी पुरानी है, अशोक जी जानते हैं। ऐसे रचनाकार भी आलोचक बनते हैं जिनका काम ही शिकार पर निकलना है, फिर वे शेर ही नहीं मारते, मासूम हिरणों मेमनों का भी शिकार शौक से करते हैं और कहते हैं शौक तो बड़ी चीज है, वे धन्य हैं इन्हें। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। आज रचनाकारों की फौज है तैयार और आलोचक सेनानायक की तरह हर सैनिक की तलवारबाजी, भाला फेंक या अन्य कौशल को देख नहीं पाता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आलोचक उतना पढ़ नहीं पाता जितना लिखा जा रहा है। इसलिए भी रचनाकार को आलोचक बनना पड़ रहा है। यह एक सुखद स्थिति है, स्वागत योग्य कदम है। आज अधिकतर रचनाकार आलोचक है। इसमें काफी थोड़ा सा योगदान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी है, बस किसी किसी दाल में, सभी दाल में नहीं, किसी किसी दाल में हींग के जैसा है। खैर, आलोचना है तो आलोचना है, वह वस्तुतः रचना की व्याख्या ही करती है। इसीलिए एक कोट है, मैनेजर पांडे जी ने कहा है कि मैं आलोचना को कविता और कवि से बड़ा नहीं मानता। कहते हैं कि मैं आलोचना को कविता और कवि से बड़ा नहीं मानता। और आजकल शंभुनाथ जैसे आलोचक कवि बन गए हैं। मैनेजर पांडे ने तो कई कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। मुकुंद लाट जी ने तो गगनवट जैसी पुस्तक ही संस्कृत कवियों का हिंदी में स्वीकरण ब्रैकेट में अनुवाद करा दिया है। कविताएं तो लिखी ही हैं, अनुवाद करना भी एक तरह की रचना ही है। तो कहने का लब्बो लुआब यह है कि आलोचक भी रचना की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उनके यहाँ कारण रचनात्मक हो पाने की प्यास ज्यादा बड़ी होती है। वे तृप्त होने की कोशिश करते हैं। यह कोशिश महत्वपूर्ण होती है, सफल होना हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। यही कोशिश रचनाकार भी करता है और वह ज्यादा सफल होता है। कारण स्पष्ट है, वह भाव पक्ष को जितने अच्छे से जानता है उतने ही अच्छे से कला पक्ष और दोनों की विशेषता को भी। इसलिए रचनाकार जब आलोचना लिखता या करता है तो वह ज्यादा सफल होता है। इतिहास तो यही कहता है। यह मुहावरा भी बना कि असफल रचनाकार सफल आलोचक होता है, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि उसके पास रचनाकार का मन होता है। वह सिर्फ आलोचक, पीएचडी डिग्रीधारियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बहुत है, सिर्फ आलोचक होकर रचना का मर्म जानना ही बहुत बड़ी बात है। वह जान ही नहीं सकता। उसके लिए रचनाकार का मन होना जरूरी है, भले ही थोड़ा असफल रचनाकार का मन ही क्यों न हो। खैर, रचनाकार क्या चाहता है या उसे चाहिए क्या होता है? अपनी रचना की प्रतिध्वनि। रचना की प्रतिध्वनि में रचनाकार आलोचक हो जाने के लिए अभिशप्त होता है। धन्यवाद। इस सत्र के अंतिम वक्तव्य के लिए जो बातें कही जा चुकी हैं उनके दोहराव से बचते हुए मुकुंद लाठ की प्रश्नवाचक दृष्टि से जो उनके पूरे कला चिंतन में मिलती है, दो मूल प्रश्नों को मैं उद्धृत करना चाहूँगा। एक तो कला के स्वातंत्र्य को लेकर है, और ये प्रश्न शुरू में आया भी है, किसी वक्ता ने कहा है कि
स्वतंत्र कला किसे कहा जाए। और दूसरा प्रश्न उनका है कि संगीत में रस को किस तरह से निष्पन्न माना जाए। ये दो प्रश्न उनके पूरे कला चिंतन से मुझे बात करने के लिए उद्वेलित करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है जिसमें उन्होंने कला के स्वातंत्र्य की बात की है, उस स्वातंत्र्य के परिप्रेक्ष्य में वे अमूर्त की व्याख्या करते हैं और वे कहते हैं कि अमूर्त को अनुकरण के चलते आए मार्ग से हटाकर कला की अपनी स्वतंत्र रूप और भाव साधना की प्रवृत्ति ही कहा जा सकता है। और पुराने चिंतन से भरत, अभिनवगुप्त, इन सब के यहाँ से वे इस अमूर्त, जो कि पश्चिम के विचार में एक बड़ी क्रांति की तरह बहुत बाद में उल्लिखित किया गया, वे वहाँ इस शब्द के आशय को तलाशते हैं। और अभिनवगुप्त ने स्वप्रतिष्ठ शब्द का इस्तेमाल किया था। वे अमूर्त को स्वप्रतिष्ठ से स्थानापन्न करते हैं और उनकी मान्यता है कि जो अमूर्त है वह ठीक ठीक अर्थ देने में सक्षम नहीं है और स्वप्रतिष्ठ ठीक अर्थ देने में सक्षम है। अमूर्त के स्थान पर उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए और वह भरत के यहाँ भी उसका उल्लेख है, अभिनवगुप्त के यहाँ भी है और वही ठीक कला का संबोधन है। यहाँ तक बात थोड़ी ठीक लगती है। लेकिन मुकुंद लाठ अमूर्त को एक तरह से खारिज कर देते हैं। एक तरफ स्वप्रतिष्ठ से स्थानापन्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ वे खारिज करते हुए कहते हैं कि चित्र कभी अमूर्त, मूर्तिहीन, आकृतिविहीन नहीं होता। इसको और विस्तार देते हैं, सारी कलाओं तक इसको आरोपित करते हैं कि कला मात्र की साधना मूर्त की साधना है, बल्कि कला की साधना एक गहरे अर्थ में अमूर्त को सार्थक मूर्त रूप देने की साधना है। ये थोड़ा सा उनका इस तरह का। अब अगर कला की साधना अमूर्त को मूर्त में रूपांतरित करने की साधना है, तो एक प्रश्न ये आता है कि फिर क्या मूर्त कलाएं स्वप्रतिष्ठ नहीं होती। एक दूसरा जो उनके विचार में, संगीत पर उन्होंने सबसे ज्यादा विचार किया है और उनका ये प्रश्न है कि रस को सारी कलाओं के मामले में एक पर्याय सा मान लिया गया है कि हम किसी भी कला को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो रसानुभूति ही उसके संदर्भ में इस्तेमाल की जाती है। मुकुंद लाट इस रस से अपने आप को एकदम दूर करने की कोशिश करते हैं। उनके पूरे कला चिंतन में वे संगीत में रस कैसे निष्पन्न हो, जब इस पर विचार करते हैं तो उन्हें ये बिल्कुल अपर्याप्त लगता है और वे लिखते भी हैं कि ये जो रस सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, इसको कैसे संगीत पर उतारा जाए, संगीत पर कैसे उसको निष्पन्न माना जाए। तो बहरहाल इस पर अब जब रस सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है, तब फिर कैसे संगीत के प्रभाव को स्वीकार किया जाए। तो उन्होंने कुछ विचार किया है जिसमें वे भरत, अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, इनके यहाँ अगर इससे अलावा कुछ विचार है तो उसको भी टटोलते हैं और शोभा का जिक्र करते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने काकू के माध्यम से संगीत में रस की निष्पत्ति के बारे में कुछ विचार किया है। फिर कुछ लोगों ने गुण को लेकर भी रस निष्पत्ति पर विचार किया है। तो इन सारे विचारों को प्रस्तुत करते हुए अंत में वे यद्यपि नाट्यांग के तौर पर तो वे संगीत में रस को मान लेते हैं, लेकिन पूरी तरह स्वायत्त कला के रूप में वे नहीं मानते। तो फिर अब कोई तो बात होगी कैसे संगीत के प्रभाव को स्वीकार किया जाए। तो उन्होंने पंडित राज जगन्नाथ
और अभिनव गुप्त, इन्होंने चमत्कार की चर्चा की है। तो मुकुंद लाट रस को खारिज करते हुए चमत्कृति पर जोर देते हैं, और उन्होंने चमत्कृति की परिभाषा भी दी है कि चमत्कृति में क्या होगा, चेतना का उन्मेष कहा है, प्रकाश का एक बोध की तरह वो अनुभव होगा जिसमें सत्य भी होगा, जिसमें मूल्य भी होंगे, जिसमें ज्ञान की जागृति भी होगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अब और चमत्कृति के लिए वे तन्मयता को एक व्यावर्तक लक्षण मानते हैं। मुश्किल यह है कि यदि चमत्कृति को ही संगीत के प्रभाव में क्रियाशील माना जाए, माध्यम माना जाए, तो चमत्कृति शब्द से ही एक क्षण विशेष का बोध होता है। वो कलाओं के दीर्घ प्रभाव को थोड़ा सा अपदस्थ करती हुई बात लगती है कि चमत्कृति तो एक सहसा उत्पन्न होती है। हम कैसे उसको पूरी कला में कोई संगीत सुन रहे हैं, 1 घंटे का कोई संगीत है, तो कैसे हम किस क्षण में वो चमत्कृति पैदा हुई, क्या समग्रता हुई, या किसी चित्र को देख रहे हैं तो एक क्षण में क्या वो संभव हो पा रहा है। तो चमत्कृति की बात भी थोड़ी सी अपर्याप्त सी लगती है। हालांकि मुकुंद लाट को प्रश्नांकित इस तरह से करना बस की बात नहीं है। अब एक दूसरा विचार, मुकुंद लाट के समानांतर एक और दार्शनिक कलाविद हुए हैं नवज्योति सिंह। उन्होंने भी कलाओं पर बहुत सूक्ष्म विचार किया है। नवज्योति सिंह ने, हालांकि क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत दिया था, भरत ने भी उसकी चर्चा की, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अभिनव गुप्त ने औचित्य की चर्चा की है। नवज्योति सिंह कलाओं को औचित्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और वे मानते हैं कि उचित अनुचित का विचार कलाकार के अंदर चलता रहता है और उसी से वो कला का निर्माण करता है। चित्र के मामले में तो बहुत विस्तृत व्याख्या उन्होंने की है। इसको हम संगीत में भी देख सकते हैं और सारी कलाओं तक इसका विस्तार कर सकते हैं। नवज्योति सिंह ने तो औचित्य को कला का विवेक कहा है, कला का गर्व कहा है, और वे बार बार उचित अनुचित के विचार को ही सारी कलाओं में, सारी कलाओं के कलाकारों में भी और उनके दर्शक श्रोताओं में भी, और वे रसिक शब्द को भी खारिज करते हैं। उनका ये कहना है कि वो रसिक नहीं होता, वो तो औचित्य विचार से ही दर्शक या श्रोता उस कला को ग्रहण करता है, क्योंकि केवल कलाकार में औचित्य विचार नहीं होता है, पाठक में, दर्शक में, श्रोता में, इनमें भी औचित्य विचार होता है। तो बात यह है कि मुकुंद लाट ने अपने एक निबंध में इस औचित्य की बात की है और वे यही भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्यों में औचित्य बोध होता है और वह आत्मचेतन स्वभाव का अंग है, और उसमें वे कल्पना के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। तो वे सैद्धांतिक तौर पर एक व्याख्या में औचित्य को मानते हैं, लेकिन जब संगीत की बात करते हैं या और कलाओं की बात करते हैं तो वे रस सिद्धांत को खारिज करते हुए और भी चमत्कार वगैरह की बात करते हैं, लेकिन औचित्य को वहां छोड़ देते हैं। तो ये उनका एक चिंतन है। बस ये विचारणीय प्रश्न है कि जैसा उन्होंने स्वप्रतिष्ठ का इस्तेमाल किया अमूर्त के संदर्भ में, जिसे हम पूरी तरह ठीक नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अमूर्त और मूर्त स्वरूप की बात करते हैं, और जो स्वप्रतिष्ठ या स्वयं प्रतिष्ठ भी उसके स्थान पर आया है, ये कला की स्वायत्तता की बात करते हैं, जो मुकुंद लाट का मूल प्रश्न है, जो उन्होंने शुरू में ही कहा कि कलाएं क्या स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि कला की शुरुआती बातें मिलती हैं वे सब नाट्यांग के रूप में मिलती हैं कि वो नृत्य है या संगीत है, ये सब नाट्य के अंग हैं। तो मूर्त अमूर्त स्वरूप को बता रहे हैं और स्वप्रतिष्ठ या स्वयं प्रतिष्ठ स्वायत्तता का बोध करा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। ये सत्र थोड़ा लंबा चल गया, अच्छा ही हुआ। बहरहाल
2:30 बजे पंडित बिरजू महाराज यहाँ आ जाएंगे, तो हमको उसके पहले खाना खा के या अध खाया छोड़कर आ जाना चाहिए। इसमें जो अन्न की का अपव्यय होगा उसके लिए क्षमा। युवा 2021 का अंतिम सत्र है। थोड़ी देर में पंडित बिरजू महाराज यहाँ आएंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी वो हम अपना सत्र तो आरंभ कर देंगे। तब तक कुछ बातें आपसे इस बीच कर लूं। एक, कि सभी को अपना निबंध भेजना है लिखकर। ऐसे 2-4 लोग हैं जिन्होंने कहा कि मैंने तो खास पढ़ा नहीं है, तो अभी पढ़ा है वगैरह वगैरह। हालांकि एक आध ने जिसको बहुत कम सूचना दी गई थी, उन्होंने पढ़ के बहुत अच्छा कहा, लेकिन ऐसे भी हैं जिनको पहले से तब पता था फिर भी नहीं। तो बहरहाल हम इसको पुस्तकाकार छापेंगे, इसलिए चाहते हैं कि आप हमको अगले 10 दिनों के अंदर, अगर आपने भेजा नहीं है और अगर भेजा है और उसमें कुछ संशोधन परिवर्धन इत्यादि करना चाहें तो वो कर लें। दूसरी बात ये कि कल किसी ने संचालन में कहा कि कुमार गंधर्व का जन्म 1940 में हुआ था। ये सही नहीं है। वो उनका जन्म 1924 में हुआ था। तीसरी बात ये कि किसी ने ये कहा कि रज़ा साहब ने अपनी कलाकृतियों में अंग्रेजी कविताएं भी उद्धृत की। ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। उनके सारे उद्धरण देवनागरी में हैं, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे उर्दू के हों। तो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। दो दिन लगातार इतने सारे लोगों को सुनना और ये सोचना कि क्या कलाओं के परिदृश्य में हिंदी लेखक की कोई उपस्थिति बनेगी, यानी क्या हिंदी के लेखक, खासकर युवा लेखक, ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे ये जो 1 सदी से ज़्यादा का संवाद टूट चुका है कलाओं और साहित्य के बीच में। अगर आप याद करें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, कविता के बीच काफ़ी साझेदारी थी। वही कथाभिप्राय थे, वही बिंब विधान था जो शेयर करते थे। वो धीरे धीरे उनमें मुंह बोला नहीं रहा। और 3 अकादमियां हैं, जिनमें से एक अकादमी का मैं दुर्भाग्य से अध्यक्ष भी बना था। 3 राष्ट्रीय अकादमियां हैं और उनमें हर एक में मैं रह चुका हूँ। संगीत नाटक अकादमी, कार्यकारिणी में भी रहा हूँ और साहित्य अकादमी में भी रहा हूँ। इन एक ही इमारत में हैं, लेकिन इनमें मुंह बोला नहीं। बाबुओं के स्तर पर है। बाबू एक दूसरे को तुम्हारा भत्ता मिल गया कि नहीं मिल गया, और तुम्हारा जो बॉस है वो कितना क्रूर है इत्यादि, ऐसी सूचना तो बाबुओं के लेवल पे है, चपरासियों के लेवल पे है। लेकिन मैंने कोशिश की कि हम कुछ साझा आयोजन करें, और तीनों की बैठकें भी हुई 4-5, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल संस्थाओं के मत्थे तो अब ये नहीं छोड़ा जा सकता, और मुझे कम से कम हिंदी जगत में ऐसी कोई संस्था नहीं मालूम जिसकी कलाओं में भी कोई रुचि हो। यानी हिंदी साहित्य वाले जो लोग हैं, थोड़ा बहुत कभी थिएटर में, वो भी इसलिए कि कुछ गाना आना, अगर उद्बोधक गाना आ जाए जिससे कभी ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए वाले भाव से, अलंकरण के लिए, शोभा के लिए बना लेते। लेकिन गहरे स्तर पर कुछ बने और कुछ रुचि जागे,
और स्वयं हिंदी समाज में कुछ ये भाव फैले कि देखिए, सारे घराने शास्त्रीय संगीत के उत्तर भारत में जन्मे, एक को छोड़कर। और वो घराना है कि नहीं है इस पर विवाद है, भिंडी बाजार वाला घराना, लेकिन बाकी सारे घराने, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, किराना, पटियाला, दरभंगा, ये सब उत्तर भारत में थे, हिंदी प्रदेश में थे। इनमें से एक भी घराना किसी सार्थक रूप में इन शहरों में नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। पिछले 50 वर्षों में अगर आप ललित कला के क्षेत्र में 50 मूर्धन्यों की सूची बनाएं तो बमुश्किल 4 या 5 चित्रकार उसमें शामिल होंगे, 50 में 5, जबकि जनसंख्या के हिसाब से हम लगभग आधा हैं देश का। तो मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, राम कुमार, सुबोध गुप्त और जनगण सिंह श्याम, ये 5 मूर्धन्य कलाकार हिंदी अंचल के हैं। आप रंगकर्म की ओर जाएं तो हिंदी में एक ही बड़ा, एक तरह से बड़ा रंग निर्देशक हुआ सत्यदेव दुबे, जो हिंदी भाषी था। बाकी हबीब तनवीर, बाबा कारंत, M.K. रैना, बंसी कौल, ये सब गैर हिंदी भाषी हैं जिन्होंने हिंदी में श्रेष्ठ रंगमंच, रंगकर्म संभव किया। हमारे यहाँ थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन वो उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सके। तो ये एक गंभीर सांस्कृतिक विपन्नता है। हमारे विश्वविद्यालय, अब हालत ये है कि शायद हिंदी अंचल का कोई भी विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की श्रेणी में नहीं आता। आप सोचें कि एक ज़माने में इलाहाबाद, बनारस, पटना, ये सब बड़े नामी गिरामी विश्वविद्यालय थे और इनका बड़ा नाम था। अब वो कहाँ हैं? तो ये सब हिंदी की सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा के क्षरण का समय है। अब दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम इस समय में हैं। हम में से कुछ के पास शायद ये अवसर है, शायद ये हिम्मत है, शायद ये हिमाकत है, यानी पागलपन है कि इसको अपने तय कुछ सुधारने की, बेहतर करने की कुछ कोशिश करें। मैं जब सरकारी नौकरी में था तो जब मैंने कलाओं के लिए कुछ करना शुरू किया तो हमारे जो वरिष्ठ लोग थे वो कहते थे, देखो कैसा अच्छा अवसर था, आजकल नचइयों गवैयों के पीछे लगा रहता है। इसका कारण ये था कि मल्लिकार्जुन मंसूर जब पहली बार भोपाल आए तो मैं उनको लेने व्यक्तिगत रूप से हवाई अड्डे गया था और वहाँ कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे तो देखा, करे तुम यहाँ कैसे आए? हमने कहा कि वो मल्लिकार्जुन मंसूर आ रहे। मल्लिकार्जुन मंसूर कौन है? मतलब 20वीं शताब्दी के नायक संगीतकारों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं सुना था। बहरहाल ये स्थिति हर जगह है, कोई खास बात नहीं है। तो अब ये एक अभियान की तरह चलना चाहिए, ऐसा अभियान जो कोई चलाता नहीं है, जो स्वयं स्फूर्त है, जिसके नायक स्वयं हैं आप और जिसके अनुयायी भी फिलहाल आप ही हैं। ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ बहुत लोग आ जाएंगे। हालांकि अपने अपने क्षेत्रों में आप ऐसे छोटे समूह लेखकों के या लेखक साहित्य प्रेमियों के तैयार कर सकते हैं जिनमें कुछ कला रुचि जागे। इसका कोई बंधा बंधाया फार्मूला नहीं है, कोई बंधा बंधाया तरीका नहीं है। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं भी आप में से अधिकांश की तरह एक निम्न मध्य वर्ग से आया हुआ व्यक्ति था।
सिवा इसके कि मुझ में ये समझ खुदा जाने कैसे शुद्ध संयोग से, चमत्कार से, संभवतः चमत्कृत के रूप में, जैसा कि कहा गया, कि मुझे सागर जैसी छोटी शहर में रहते हुए शास्त्रीय संगीत में रुचि जागी, कुछ चित्रकला के बारे में जानने की इच्छा हुई। तो मेरे पहले कविता संग्रह में खजुराहो पर भी कविता है, अली अकबर खां के सरोद वादन पर भी कविता है, और मकबूल फिदा हुसैन के चित्र पर भी कविता है, जबकि मेरी उम्र 18, 19, 20 तक की थी। फिर मैं जब दिल्ली आया, 5 बरस यहाँ रहा, तो ऐसी कोई संगीत सभा ही नहीं है, ऐसा कोई नृत्य प्रदर्शन नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई प्रदर्शनी नहीं है जो मैंने न देखी हो। ये कुछ कुछ बाल कीर्ति की तरह जैसे ये हर जगह पहुंच जाती हैं, वैसे उस जमाने में मैं पहुंच जाया करता था। और कई बार उन दिनों टिकट लगता था, यानी इतनी मुफ्तखोरी नहीं थी जितनी दिल्ली में आज है। आप यहाँ टिकट लगा के कुछ नहीं कर सकते, तो और उस समय ये भी नहीं होता था कि अपढ़ मंत्रियों को, यानी सांस्कृतिक रूप से अपढ़ मंत्रियों को दीप प्रज्वलन के लिए बुलाया जाए, फिर उनकी प्रतीक्षा की जा रही है वगैरह वगैरह, ये सब नहीं होता था। सीधे सीधे कार्यक्रम होते थे और उनमें टिकट लगता था। यामिनी कृष्णमूर्ति को जब हमने पहली बार बुलाया तो मैंने कहा कि बड़ी बी, मैंने आपका नाच पहली बार 5 रुपए देकर सप्रू हाउस में देखा था। और हमारे सेंट स्टीवेंस में जो छात्र थे उनको पता था कि मैं इस तरह की चीज़ों के लिए जाता हूँ, इतना पैसा तो होता नहीं था, 100 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वो लोग रद्दी अद्दी बेच के और बियर की खाली बोतलें बेच के, अगर उनको पता हो कि अगले 2 दिन बाद ये जाने वाला है तो कुछ रुपया, क्योंकि उसमें रुपए लगते थे वो नाटक देखने के या कि उसके, और ये भी लगता था कि अब लौटते हुए तो डाइनिंग हॉल बंद हो जाएगा, तो पेशावरी एक ढाबा था दरियागंज में, तो वहाँ रुक के उसके सामने बस रुकती थी, तो उस पर रुक के 10 मिनट में फटाफट खाना खिलाता था वो, और फिर चल के वापस आते थे। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कलाओं में इतनी गहरी रुचि हुई मेरी, जबकि मैं आप ही जैसा था, उतना ही अचेत या उतना ही सचेत जितने आप होंगे, और उस जमाने में युवाओं के लिए कोई अवसर नहीं था, युवा नाम की कोई चीज भी नहीं थी, मतलब कोई मानता ही नहीं था कि युवा अलग से कोई कैटेगरी है। ये हम ही लोगों ने पैदा की, और ये इस शब्द का संभवतः आलोचना में प्रयोग भी पहली बार मैंने ही किया था। युवा कविता फिलहाल में एक है लेख, जिसमें ज़्यादातर युवा कवियों की मैंने मजम्मत ही की थी, उनकी मतलब ये उस समय जो ये अकविता वगैरह का जोर हुआ था वगैरह। लेकिन बहरहाल उस समय कोई ऐसी कैटेगरी नहीं थी। उस समय भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार नहीं था, उस समय देवी शंकर अवस्थी सम्मान नहीं था, उस समय युवा समारोह नहीं थे। अब सब है, और कुल मिलाकर हमारी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आखिर अध्यापकों की, और उनमें से बहुत सारे लोग अध्यापक हैं, आपकी तनख्वाहें भी काफ़ी बढ़ी हैं। लेकिन हिंदी को उससे क्या लाभ हो रहा है? एक, हो सकता है कि आप में से कुछ मेधावी छात्र पैदा कर रहे हों, यद्यपि मुझे संदेह है, पर हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, मुझे पता नहीं है, मैं हर चीज़ की खबर तो नहीं रखता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हिंदी इस समय, हिंदी क्या समूची भारतीय सभ्यता इस समय घोर संकट में है। हमारी परंपरा की हर दिन दुर्व्याख्या होती है। हमारी परंपरा में सब कुछ स्वीकार करने योग्य नहीं है, ऐसा बहुत सारा है जिसको हमको खारिज करना चाहिए। लेकिन हमारी तो हर दिन शिखर से दुर्व्याख्या होती है। एक हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं कहाँ, मगहर, वहाँ कबीर की समाधि भी है, कबीर की कब्र भी है, और घोषणा ये करते हैं कि कबीर दास यहाँ बैठकर गोरखनाथ और नानक देव से
चर्चा करते थे। ये कोई आध्यात्मिक चर्चा है जिसके लिए भौतिक उपस्थिति आवश्यक न हो तब तो ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि नानक 200 बरस बाद हुए, गोरखनाथ 200 बरस पहले हो चुके थे। तो एक झूठ का, जवाहरलाल नेहरू की कल वर्षगांठ थी जब हमने शुरुआत की, इतना झूठ बोला जा रहा है हिंदी में, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने के साधन इस समय हिंदी के पास हैं, चैनल्स ये वो, उसमें हर दिन 24 घंटे झूठ बोला जाता है। हम लोग 7 साल से टेलीविजन नहीं देखते, हमारे घर में वो बंद पड़ा, कोई नहीं देखता। अगर आप ऐसा न भी कर सकें, क्योंकि और भी चीजें होती होंगी, तो कम से कम साहित्य को तो इस समय सत्याग्रह होना चाहिए। हमको अपनी भाषा में सच कहने की हिम्मत और जगह तो बचानी चाहिए। जिस भाषा का हर दिन घृणा फैलाने, भेदभाव करने, जातिवादी पूर्वग्रह पैदा करने इत्यादि इत्यादि, इस वक्त हिंदी अंचल इस देश का सबसे अभागा अंचल है। हिंदी अंचल इस समय इस देश की सारी परंपराओं से, उसके लोकतंत्र से विश्वासघात करता अंचल है। हमारी भाषा इस समय इस पूरी तरह से संकट में है। तो क्या हम हिंदी के युवा लेखक इस संकट से निपटने के लिए कुछ करेंगे? क्या करेंगे ये मैं बताने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि क्या किया जाना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम क्या होती, एक तोड़ी का प्रकार है लाचारी तोड़ी, विलास खानी तोड़ी और मियाँ की तोड़ी और कई तोड़ी हैं, उसमें एक प्रकार है लाचारी तोड़ी। लाचारी तोड़ी में नहीं बह कि हम लाचार हैं, हम क्या कर सकते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समूह सब कुछ करेगा, जब लोग होंगे मिल, हर व्यक्ति कुछ कर सकता है। मैं आपको अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का स्मरण कराना चाहता हूं कि आप जिस भाषा के लेखक हैं, उस भाषा की ये दुर्गति हो रही है। इस दुर्गति का प्रतिकार, इसका प्रतिरोध करना आपका भाषिक कर्म है, नैतिक कर्म है और एक गहरे अर्थ में लोकतांत्रिक कर्म है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि जब उनकी भाषा में इतना झूठ, इतनी नफरत, इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना बलात्कार, इतना भेदभाव भरा जा रहा था, तो उसके लेखक चुप थे। उन्होंने उस भाषा की सत्याग्रहिता को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। तो बहरहाल क्या करें आप, कैसे करें, ये मैं नहीं जानता, पर आप में से हर एक से मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। अगर आपको लगे कि मेरी ये व्याख्या अतिरंजित है, कई बार मैं इस पर स्वयं टिप्पणी कर चुका हूं कि स्थिति इतनी भयानक है और झूठ और घृणा की इतनी अतिशयता है कि कुछ भी उसके विरुद्ध कहिए तो अतिशयोक्ति लगेगी। अतिशय हमारे समय का एक मूल पद है। तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं और उनकी अतिशयता हो रही है, तो कम से कम हमको वापस तो जाना चाहिए। हम बहुत दोहराते हैं कि निराला ने कहा था शक्ति की करो मौलिक कल्पना, या प्रसाद ने कहा था कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, इत्यादि इत्यादि। ये सब किसको सिखाएंगे अगर लेखक ही नहीं इनसे सीख लेना चाहते, अगर लेखक ही ये पाठ नहीं करना चाहते, किसको सिखाएंगे। तो इसलिए कुछ तो मैं इसलिए भी समय ले रहा हूं कि अगर बिरजू महाराज आ जाएं तो तभी शुरू करें, लेकिन लगता है कि उनको आने में और देर लग रही है। तो बहरहाल लिख कर जरूर भेज दें
और ऐसे किसी काम में अगर आपको मेरी कोई निजी मदद चाहिए, संस्थागत मदद नहीं, क्योंकि ये रजा फाउंडेशन का काम नहीं है ये करना, लेकिन किसी निजी अभियान में अगर आप मेरी कोई निजी मदद चाहें तो ज़रूर मुझसे संपर्क कीजिए। ये बात अब मेरे दिमाग में, ये 5वां आयोजन था, क्या इतना 2 दिनों का एक लंबा यज्ञ करना चाहिए? क्या हो चुका जो कुछ ये कर सकता था? यानी जो एक तरह की सांस्कृतिक साक्षरता बढ़ाने का काम थोड़ा बहुत किया जा सकता था, वो हो चुका। अब लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, वो लोग जो करना चाहें करें। हमारी संस्थागत सक्रियता अब इससे अपने को अलग कर ले। मैंने तय नहीं किया है, पर ऐसा मैं सोचता हूँ कि हर बार आपको किसी नए विषय पर कष्ट देने का जो मुझे भी सोचना पड़ता है कि भाई इस बार क्या करें जिससे सारे लोग कुछ ना कुछ कर पाएंगे, तो मुश्किल होती है। और मैं जब कोई 5-7 लोग भी ऐसे आते हैं जिन्होंने उस पर ठीक से काम नहीं किया होता है तो मुझे बड़ी हताशा होती है। लेकिन समझने दे मुझे नाउमीदी क्या क़यामत है कि दामाने ख़याले यार छूटा जाए है मुझसे। तो दामाने ख़याले यार छूटता छूटता लगता है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो मैं उम्मीद करना भी बंद नहीं करता हूँ। मैं तो साहित्य को ही उम्मीद का दूसरा नाम कहता हूँ, कलाओं को भी उम्मीद का दूसरा नाम कहा जा सकता है। तो उम्मीद करना मैं छोड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन घिरती नाउम्मीदी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। मैं 81 बरस का हो चुका और 60 साल से ये कर रहा हूं, अभी भी थकता नहीं हूं ये करने से। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो थकाती हैं कि क्या होगा। और किसी ने कोट किया था ना, आपने या किसने, कि अब रहिए बैठ एक जंगल में सब कुछ से बैराग लिए। हबीब तनवीर ने अंतिम अपने उसमें एक सूफियाना, तो मैं तो ऐसा वैराग व्याराग नहीं लेने वाला हूँ, मैं तो राग सिक्त ही मरूंगा, लेकिन मैं दूसरों के कोसे भी नहीं मरूंगा, मैं अपनी मौत मरूंगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बातें फैलाते हैं। कई बार मुझे ये लगता है कि मेरे बारे में ये सब जो कहा जा रहा है, उस पर जो जानने वाले लोग हैं मेरे, वो क्यों इसका जवाब नहीं देते। मैं तो ऐसे लांछनों इत्यादि का जवाब नहीं देता, पर आप में से कुछ क्यों नहीं देते? क्योंकि आप तो बहुत सक्रिय हैं, आप तो उस माध्यम का बहुत 24 घंटा उपयोग करते हैं। मैं अपने लिए कोई बचाव नहीं चाहता, मैं तो बचा रहूँगा, मुझे इसमें कोई ऐसा आत्मविश्वास की भी कमी नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्या है जिसको हम बचाने के लिए सचेष्ट हों। क्या अपने चमड़ी को बचाने के अलावा, या बहुत चाहिए तो अपनी अंतरात्मा को बचाने के अलावा कुछ और बचाने की हमारी इच्छा है? क्या कुछ और है जो हम बचा सकते हैं? वो क्या होगा? और या आप जाने आपके आसपास किस तरह की चीज़ों को बचाना ज़रूरी है, किस तरह। मसलन एक इधर उर्दू को लेकर भी एक अजब किस्म की, कि जैसे उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा है, जबकि भारत के मुसलमान बांग्ला में भी लिखते हैं, गुजराती में लिखते हैं, मलयालम में लिखते हैं, तमिल में लिखते हैं, अनेक भाषाओं में लिखते हैं।
लेकिन उनको ये भी हम भूल जाते हैं कि कुछ हमारे ऐसे कर्तव्य होंगे। मसलन इस समय हमारे मुसलमान बंधु जिस देश की घटिया राजनीति के कारण एक डर के वृत्त में घेरे जा रहे हैं। मैं समझता हूं हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हिंदी की सबसे अधिक निकटता उर्दू भाषा से है, और यही नहीं कि उर्दू भाषा से है, हिंदी अंचल में भारत के सबसे अधिक मुसलमान रहते हैं। इसलिए हमारा काम उनको आश्वस्त करना है कि राजनीति उनके साथ जो कर रही है, हम लेखक उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ हमारे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, बल्कि आवश्यकता से कई बार हो सकता है आगे जाकर उनको आश्वस्त करना चाहिए कि हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा, कि गालिब और मीर हमारे उतने ही बड़े कवि होंगे जितने अज्ञेय और मुक्तिबोध या और जो भी। तो ये कुछ बातें हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि आप सोचें और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन एक गंभीर आकलन करने की ज़रूरत है। हिंदी संस्कृति, हिंदी भाषा, हिंदी परंपरा और हिंदी आधुनिकता, हिंदी प्रगतिशीलता और गैर प्रगतिशीलता भी इस समय घोर संकट में है मेरे हिसाब से, और हमको कुछ करने की ज़रूरत है। एक काम तो इसको दर्ज करना भी है। हमारा काम, वी आर द क्रॉनिकलर्स ऑफ द कॉन्शियंस ऑफ अवर टाइम्स। किसी ने ये जिम्मेदारी आप पर नहीं सौंपी है, लेकिन आप होंगे कि हमने ऐसे कठिन समय में अंतःकरण की क्रॉनिकलर के रूप में, के गाथाकार के रूप में अपनी भूमिका, पहले भी ये भूमिकाएं और ऐसी अनेक परिस्थितियों में लेखकों ने संसार भर में ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं। तो हमको सबको याद करके अपनी कर्तव्यशीलता का भूगोल तय करना है। अब हम समझते हैं कि आप आएं, और हो सकता है कुछ असुविधा हुई हो, क्योंकि हमारे वैसे जो सहयोगी हैं, कर्मचारी, वो बहुत तत्पर और मतलब कर्मशील लोग हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी कोई, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम आपके लिए जितना सुकर और साफ सुथरा परिवेश बना सकते थे, उसकी हम कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि इससे हमारी संस्था की छवि ठीक बनी रहे, इसलिए कि रज़ा फाउंडेशन और मैं व्यक्तिगत रूप से लेखकों की कद्र करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वरिष्ठ हो। हमारे लिए पंडित बिरजू महाराज आ गए कि आज नहीं हो सकता कि हमारे समय में शास्त्रीय नृत्य की लगभग पर्याय बन गए, कथक के लगभग पर्याय बन गए। पंडित बिरजू महाराज आए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है थोड़ी देर रहें, लेकिन बहरहाल पिछले 50 वर्षों का, 60 वर्षों का आप भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखें, और ईमानदारी से लिखें और थोड़ी जानकारी से लिखें, तो बिरजू महाराज उसमें एक विभूति के रूप में दर्ज होंगे। हमने जिस सप्तक में उनको रखा, दुर्भाग्य से उस सप्तक के 6 मूर्धन्य, सैयद हैदर रज़ा, जगदीश स्वामीनाथन, मणि कौल, मुकुंद लाठ, हबीब तनवीर और हाँ, सैयद हैदर रज़ा,
ये 6 लोग दुर्भाग्य से दिवंगत हैं, लेकिन 7वें पंडित बिरजू महाराज आज आपके सामने हैं। तो आइए अब आप बिरजू जी, आपकी जानकारी के लिए यहाँ 40 से अधिक युवा लेखक आए हुए हैं। ये 28 शहरों से आए और कल सुबह से लेकर अभी आप लंच के पहले तक ये पहली बार है कि लेखकों का इतना बड़ा आयोजन कलाकारों पर हो रहा है। लेखकों का साहित्यकारों पर हो तो ये तो समझ में आता है, लेकिन ये पहली बार हमने एक हिमाकत की या हिम्मत की कि हमारे समय के कुछ मूर्धन्य चित्रकारों, संगीतकार, रंगकर्मी, फिल्मकार, और उसमें आप भी शामिल हैं, और ये अंतिम सत्र आप पर है, जिसमें 6 या 7 लोग होंगे जो आपके बारे में बात करेंगे। तो आप सहर्ष सुने। शुक्रिया सर। बहुत ही मुबारक दिन है आज का, और ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि महाराज जी हमारे बीच में हैं, मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं, और उन पर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। ये अंतिम सत्र है, 7वां सत्र, जिसमें हम 8 जन हैं। मैं अपने साथियों को आमंत्रित करती हूँ कि परिचय की तो खैर आवश्यकता ही नहीं है। उनके परिचय देने का अर्थ ये है कि जैसे हम सूर्य के लिए कहें कि ये सूर्य रोज उगता है, पूरब में उगता है और हमें ताप देता है। महाराज जी को इतने पुरस्कार मिले, पुरस्कार पाने के बाद भी उनके अंदर बिल्कुल भी दम्भ नहीं। आप अगर साधारण मनुष्य कोई जाकर उनसे मिलेगा, उनसे अपनी बात कहेगा, तो वो आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आप उनके शिष्य हैं, आप उनके बच्चे हैं। मुझे जब उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनके किसी शिष्य ने मुझसे कहा कि आप उनसे सिर्फ 20 मिनट के लिए मिल सकती हैं। अब 20 मिनट के लिए मेरे पास कम से कम 15 सवाल थे उनके लिए। 20 मिनट में तो ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं महाराज जी से मिली, उनसे जब बात करना शुरू किया, तो वो 20 मिनट 2 घंटे 20 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला। और महाराज जी ने ये तक नहीं कहा कि बेटा अब मेरे शिष्य आने वाले हैं, वो व्यस्त थे, फिर भी उन्होंने अच्छा खासा समय दिया। महाराज जी का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। उनका नाम पहले दुखहरण रखा गया था, फिर ब्रजमोहन, क्योंकि जिस अस्पताल में ये हुए थे वहाँ पे शायद 9 या 10 या 11 लड़कियां पैदा हुई थी। उन्हीं सबके बीच में ये एक इकलौते लड़के थे। तो पड़ोसी ने कहा कि इतनी लड़कियों के बीच में एक लड़का आ गया है, ये तो मोहन है ब्रज का, इसका नाम ब्रज मोहन ही रख दो। इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 साल की उम्र में ही महाराज जी की प्रतिभा दिखने लगी थी। ये तालीम खाने में जाते थे और तबले पे हाथ मारते थे। इस तरीके से हाथ मारते थे, जो बड़े बड़े उस्ताद थे उस समय के कहते थे कि ये कुछ करेगा बड़ा होके, और इन्होंने क्या ही किया। हालांकि बहुत सारी बातें हैं, मैं बाद में बात करूंगी इस विषय पे। पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मानवेंद्र प्रताप सिंह जी को। ये उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और पौड़ी गढ़वाल से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पौड़ी गए हुए मुझे अभी 1 साल भी बीते नहीं हैं, और परिचय है तो देना ही पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है। तो कुल मिला जुला के मामला ये है कि बनारस का ही होने में अच्छा लगता है, और ये चाहते हैं हम हमेशा कि हमें ऐसा ही समझा जाए कि हम बनारस से आए हैं। ये एक बहुत
बड़ा अवसर है संस्था के लिए, जो यहाँ लोग हैं उनके लिए, और कम से कम मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा है कि हमारे सामने स्वयं जिन पे हमें बात करनी है वो हमारे इस सभागार में हमारे सम्मुख मौजूद हैं। और बहुत ईमानदारी से यह बात इसलिए नहीं कि मैं अपने किसी वक्तव्य जो मुझे कहना है उसके किसी बचाव में, पर बहुत ईमानदारी से इतना तो कहना ही चाहूँगा कि कला और दूसरे तमाम कला माध्यमों के बारे में, जैसे चाहे वो संगीत हो, हम हिंदी क्षेत्र से आने वाले लोगों पर अपने बारे में भी कि लगभग निरक्षर ही हैं हम, लेकिन ये एक बड़ा अवसर है रजा फाउंडेशन की वजह से कि हमें कुछ बहाने पढ़ने लिखने का अवसर मिला और कुछ अपनी बात कहने का भी अवसर मिलेगा। बिरजू महाराज पर कोई भी बातचीत उनकी परंपरा को समझे बगैर नहीं की जा सकती, और बिरजू महाराज पर ही क्यों, किसी भी जब हम साहित्य की बात करें या किसी भी कलाकार की बात करें तो बिना उसकी परंपरा को समझे उस पर कोई बातचीत नहीं कर सकते। बिरजू महाराज की परंपरा का मतलब लखनऊ घराना, और कहा जाता है कि बिरजू महाराज के जो पितामह थे बिंदादीन महाराज, उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी ने नवाब वाजिद अली शाह को कथक सिखाया था। दुर्गा प्रसाद जी के दोनों पुत्र बिंदादीन महाराज, कालका महाराज के टक्कर का कोई कथक उस दौर में हिंदुस्तान में नहीं था, न हुआ था। इसी घराने की 7वीं पीढ़ी में हमारे सम्माननीय बिरजू महाराज हुए। कालका जी के बारे में ये मशहूर है कि लय और ताल में वे बहुत ही अद्भुत थे, और बिंदादीन महाराज की काव्यात्मक समझ और रुझान जो कथक के जानने वाले हैं वो उससे बहुत अच्छे से परिचित हैं। यह पूरा का जो पूरा प्रभाव है बिरजू महाराज के भीतर, अपने पिता अच्छन महाराज, अपने चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज से होकर एक समेकित जो कथक की समझ बन सकती थी, वो समझ हमें बिरजू महाराज के भीतर, वो प्रभाव हमें बिरजू महाराज के भीतर दिखता है। मुगल सम्राट वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ घराने के कथक में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कथक के साथ साथ दूसरी कलाओं मसलन ठुमरी, ख्याल आदि के क्षेत्र में भी एक साथ अभूतपूर्व विकास देखने को हमें मिलता है। लखनऊ घराने के कथक में जो लास्य है, जो नाजुकी है, उसका एक गहरा रिश्ता ख्याल और ठुमरी के समानांतर विकास से है। मुगल दरबार से पहले कथक का प्रचलन प्रायः मंदिरों में था और कृष्ण राधा के स्वरूप चित्रण तक प्रायः सीमित था। मुगल दरबार में कथक के भीतर का भाव व्यापार विस्तृत हुआ और इंद्रिय विषयों का भी विस्तार हुआ। तबले के साथ पखावज का प्रचलन तेजी से बढ़ा था, जिसने नई ध्वनियों और नए बोलों के विकास में बड़ा योगदान दिया। बिरजू महाराज के परिदृश्य में आने से पूर्व भी हम देखेंगे कि लखनऊ घराने में एक किस्म की प्रयोगधर्मिता देखने को हमें मिलती है। और इस बात के साथ एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में आता है, और हमारे जो साथी वक्ता हैं सामने, अशोक जी जैसे कला मूर्धन्य लोग हैं और भी सभागार में जिन्हें कम लोगों को शायद मैं जानता हूँ, और स्वयं आज तो खैर बिरजू महाराज ही उपस्थित हैं, कि जो एक जो लास्य है और उसका जो एक इरोटिक सेंस है जो हमें मुगल दरबार की जो कथक है उसमें देखने को मिलता है, और वो मंदिरों में उस तरह से तो नहीं था जितना मैं समझ पाया। तो उसका संबंध आखिर किस बात से है? क्या वो हमारी परंपरा से है, या जो हमारे शासक थे जिन मुगलों के दरबार में ये कला विकसित हुई, वाजिद अली शाह, क्या उनकी तरफ से ऐसा कोई सेंस था हिंदुस्तान की स्त्रियों को लेकर, या जो उनका सौंदर्य बोध था? तो ये जो सौंदर्य बोध है जिसका भीतर इस तरह का एक इरोटिक सेंस हमें देखने को मिलता है, उसका जो मूल उद्गम है, मूल स्रोत है, वो क्या है? ये सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। मैं इस पर कुछ कहना मैं नहीं कह रहा, मैं सवाल अपने वक्ताओं के लिए और दूसरे लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। कथक के संबंध में यही उक्ति, कथा कहे सो कथक कहाए, सहज ही कहीं सुनी जाती है। यदि कथक का संबंध कथा कहने से है तो हम देखेंगे कि अलग अलग लोक नाट्य शैलियों और नाचों में कथक के तत्व पाए जाते हैं। इस संदर्भ का उल्लेख आरंभ में ही इसलिए कर रहा हूं कि आगे महाराज जी पर विचार करते समय यह हमारे ध्यान में रहे।
दूसरी एक और बात जिसका उल्लेख अभी कर लेना चाहिए कि अलग अलग प्रदेशों के कथक के स्वरूप में पर्याप्त भेद हमें देखने को मिलता है। महाराज जी की पूर्व परंपरा से लेकर महाराज के कथक के पूर्व परंपरा से लेकर बिरजू महाराज तक जो कथक का स्वरूप में पर्याप्त भेद हमें देखने को मिलता है, वो कथक की कोई आंतरिक जो गतिकी है उसका परिणाम न होकर जो बाहरी उसके ऊपर जो प्रभाव पड़े उसका परिणाम ज़्यादा है। क्योंकि हम देखेंगे कि जो हमारा पूरा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जो पूरा इलाका है, यह बहुत अस्थिर और अपने पूरे जो हमारा ये पिछले 150-200 साल 300 साल की जो इतिहास है, उसमें एक अस्थाई भाव हिंदी समाज का, हिंदी पट्टी का कोई एक अस्थाई भाव ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ये मुझे लगता है कि कथक के जो भीतर परिवर्तन आए हैं महाराज जी तक, वो कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक जीवन है, उसके भीतर जो अलग अलग कारणों से बदलाव होते रहे हैं, उनका परिणाम ज़्यादा है, न कि कथक की कोई ऐसी आंतरिक प्रवृत्ति के रूप में उसे लक्ष्य किया जाना चाहिए। दूसरी एक बात और कि साहित्य से इतर जब हम दृष्टि देते हैं तो पाते हैं कि अन्य शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में कथक में उसकी जैविकी में, उसकी तकनीक में जन संवाद की गुंजाइश अधिक है। यही कारण है कि महाराज जी के कथक नाच के भीतर बहुत सारे प्रयोग कर सके और उन प्रयोगों को रसिकों या भावकों का समर्थन भी दिलवा सके। इस संदर्भ को ही थोड़ा विस्तार में देखें तो हम पाएंगे कि शास्त्रीय नृत्यों, कलाओं की दूसरी विधाओं की अपेक्षा कथक एक साथ शाश्वतता और समकालीनता का भी निर्वाह कर सकता है। बिरजू महाराज ने यह बहुत ठीक से करके दिखाया भी है। हम जानते हैं कि बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज जल्दी ही चल बसे थे। तब महाराज जी की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी और अच्छन महाराज ने स्वयं बिंदा महाराज से सीखा था। उनके दोनों भाइयों शंभू महाराज और लच्छू महाराज ने अपने बड़े भाई अच्छन महाराज से सीखा। अच्छन महाराज लय ताल में निष्णांत थे। शंभू महाराज ने कथक में अभिनेता को आला दर्जे पर पहुंचाया। लच्छू महाराज फिल्मों की ओर गए और वहां बेहतरीन काम किया। बिरजू महाराज ने अपने पिता और बाद में अपने चाचाओं से भी काफ़ी कुछ सीखा और अपनी माता जी से, जिन्हें अम्मा जी के नाम से हम जानते हैं, कथक के बहुत सारे बोल भी सीखे। इस तरह से लखनऊ घराने की तालीम ने जो हमारे बिरजू महाराज हैं उनको गढ़ा, हमारे समय के जो लीजेंड हैं उनको गढ़ा। अपने पिता का नाच हमेशा महाराज जी के लिए एक आदर्श बना रहा। अपने साक्षात्कारों में जो हमने सुन पाए, हम यूट्यूब पे और दूसरी जगहों पे, वे बार बार ये कहते रहे अपने साक्षात्कारों में कि मैं अपनी अम्मा जी से ही पूछता रहता था कि क्या मैं अपने पिता की तरह ही नाचता हूं या नहीं। अपने पिताजी के रहते ही बिरजू महाराज ने छोटी उम्र में ही दरबारों, सभा संगतों और मंदिरों में अपनी प्रस्तुतियां दी थीं और लोग उनका नाच देखना पसंद करने लगे थे। रामपुर के दरबार में 5 वर्ष की उम्र में जो आपकी प्रस्तुति है वो किस्सा मशहूर है और सभी जो कला प्रेमी लोग हैं उससे वाकिफ ही हैं। पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की अवस्था में विदुषी कपिला वात्स्यायन उन्हें दिल्ली संगीत भारती में ले आईं और यहाँ उन्होंने कथक सिखाना शुरू किया। 14 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने कथक सिखाना शुरू कर दिया था और यहीं से एक नए बिरजू महाराज की यात्रा शुरू होती है। इसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह महाराज जी के जीवन में देखा जाना चाहिए, या हम कह लें कि एक तरह से बिरजू महाराज का नवाचार यहाँ से आरंभ हुआ। निर्मला जोशी उन्हें संगीत भारती से भारतीय कला केंद्र ले आईं और वहाँ उन्होंने अपने चाचा शंभू महाराज जी के साथ सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ यह बात अलग से ध्यान देने की है कि बिरजू महाराज को अपने शुरुआती दिनों में ही घराने से निकलकर आधुनिक ढंग की संस्थाओं में काम करने का अवसर मिला। इस एक अकेली चीज ने भी बिरजू महाराज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिरजू महाराज के निरंतर प्रयोगों और दूसरे प्रयत्नों ने घराने की हदबंदी को कथक शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में तोड़ दिया से बल्कि ज़्यादा कहना ये ठीक होगा कि वो घराने के बाहर लेकर गए और विभिन्न घरानों के बीच में एक संवाद स्थापित हुआ। इन संस्थाओं के साथ महाराज जी के संयोग ने ही कथक का समकालीन स्वरूप निर्मित करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जबकि संस्थाओं, विशेषकर कला, साहित्य और संस्कृति से संबंधित संस्थाओं पर चौतरफे हमले बढ़ रहे हैं, अभी अशोक जी भी कह रहे थे और इस समय ये हम कहते रहते हैं, देख भी रहे हैं। ऐसी स्थिति में
संस्थाओं का महत्व केवल बिरजू महाराज के संदर्भ में नहीं, हमारे अपने पूरे समय के संदर्भ में, दूसरी कलाओं के संदर्भ में भी रेखांकित किए जाने की बात है। और अभी जैसा कि अशोक जी अभी जस्ट जो बात कह रहे थे, उसमें ये बात आई कि भाई ठीक है कि संस्थाएं उस तरह से काम नहीं कर पा रही हैं, लेकिन किसी ज़माने में उन्होंने बहुत काम किया है और अब मुझे लगता है कि उनका महत्व तो आज के समय में उनकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये तो बात बिल्कुल हम सबके लिए विचार के लिए ही है कि कैसे उसे दुरुस्त किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, लेकिन उसकी ज़रूरत मेरा ख्याल ये है कि आज पहले से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जिसे घराना, महाराज जी अपने साक्षात्कार में कहते हैं कि जिसे घराना कहते हैं वह केवल पारिवारिक विरासत की चीज़ नहीं है, यह कहीं उदार और बृहद सामाजिक सरोकार की चीज़ है। यह दृष्टि बिरजू महाराज की जितनी अपनी थी उतनी ही उनकी विरासत की भी। लखनऊ घराने के एक परण, जिसे बढ़िया की परण के नाम से जाना जाता है, कि लखनऊ घराने में शामिल होने की एक दिलचस्प कथा बताते हुए कहते हैं कि पखावज वादक कुदऊ सिंह मशहूर पखावज वादक थे, और एक जो वहाँ नीचे काम करता था कोई बढ़ई, वो उनसे कुछ तालीम लेना चाहता था। और उस ज़माने में जो घरानों की अपनी बंदिशें थीं वो बहुत ज़्यादा थीं, जाति से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें, तो संभव नहीं था। कई बार वह गया भी, उससे बाद में उन्होंने वापस कर दिया। किसी दिन वो आते जाते उन्होंने उसकी कला से वाकिफ़ हुए, फिर उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि नहीं भाई चलो मैं तुम्हें अपनी तालीम दी, और बाद में बढ़िया की परण नाम से वह परण लखनऊ घराने में शामिल की गई। तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से लोक जीवन में जो व्याप्त है कलाओं की व्याप्ति है, वो किस तरह से शास्त्रोक्त परंपराओं को भी प्रभावित करती है, शास्त्र की सरणियों को प्रभावित करती है। और ये जैसा हमेशा आप जब साक्षात्कार सुनेंगे तो बताएंगे, महाराज जी बताते हैं कि वो हड़िया के कथक, अच्छा तो अभी इतना जल्दी समय हो गया, अच्छा आपने घड़ी रखी है, मुझे लगा कि घड़ी से आपसे मतलब ये है कि जल्दी खत्म करना है। तो वहाँ महाराज के गांव में सैकड़ों कथक के परिवार थे। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से कथक का एक लोक व्याप्ति थी, और बहुत जनता के बीच, लोगों के बीच में कथक का बहुत गहरा प्रचलन था। बिरजू महाराज ने परंपरा से अपना तत्व लिया और उतना ही अपना निज विकसित किया। वे अपनी बातचीत में कहते रहे कि पिता और चाचाओं के अतिरिक्त भी उन्हें यह सौभाग्य मिला है कि वे अपने समकाल में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ रह सकें, मसलन डागर बंधु, रविशंकर, हाफिज अली खान, मुश्ताक हुसैन, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज आदि। वे कहते हैं कि यह सूची अंतहीन है। बिरजू महाराज देश विदेश जाते रहे हैं, वहाँ से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मंच और उसके बदलावों के साथ जैसा सामंजस्य स्थापित किया वह मानी खेज है। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि सामान्य जन के बीच और संगतों में जब वे नाचते थे तो कई बार समतल जमीन भी उन्हें नहीं मिलती थी। यहाँ से शुरू करके अपने कथक उन्होंने आधुनिक मंच तक की गरिमा प्रदान की। बिरजू महाराज ने कथक में नई लेकिन जन के लिए सुपरिचित ध्वनियों को कथक में स्थान दिया। इस अकेले प्रयास ने सामान्य जन के बीच कथक को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। बिरजू महाराज के कथक में जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है वह है लय। उनमें अद्भुत किस्म की लयकारी है। लय ताल का गहरा समन्वय है उनके भीतर। लय अर्थात निरंतर और गति। बिरजू महाराज की गत्यात्मक संरचना, सुसंबद्धता और नृत्य मर्म मिलकर एक विशिष्ट लय का निर्माण करते हैं। हिंदी की गद्य कविता को जब हम देखते हैं और उसमें जब मैं ये समझता हूँ कि जब हम लय की बात करते हैं, कविता में भी लय होती है, अनिवार्यतः वो होगी, और गद्य कविता के भीतर जब हम चलते हैं तो यह गत्यात्मकता, सुसंबद्धता ही मिलकर उसके भीतर लय का निर्माण करती है। एक पूरा का पूरा हिस्सा मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो बहुत जो आखिरी के एक दो छोटी बातें हैं वो कह के अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा। एक हिंदी की ओर से कुछ जब हिंदी लेखकों को मैं पढ़ रहा था महाराज जी के सिलसिले में, तो दो तीन बातें मेरे सामने आईं। उनका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि पहली बात तो ये कही गई कई जगहों पर कि महाराज जी का जो भाव है, महाराज जी जो भाव करते हैं
वो उनके अपने चाचा शंभू महाराज की तुलना में उस तरह का नहीं है। और यह कई बार महाराज जी के हवाले से ये कहने की कोशिश भी की गई कि महाराज जी भी ऐसा मानते रहें। कम से कम मुझे ऐसा कोई साक्षात्कार नहीं मिला। अब महाराज जी मानते हो ना मानते हो मैं तो ये जानता भी नहीं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ और तुलना करते हुए ओडिसी के केलुचरण महापात्रा से तुलना करते हुए बताया गया कि अभिसारिका का रोल करते हुए 80 वर्ष की उम्र में भी अभिसारिका के भाव को चेहरे पर ले आते हैं, और महाराज जी जब राधा और कृष्ण का भाव करते हैं तो उसके भाव में भी समस्या होती है। यह पूरा का पूरा वृत्तांत है जब महाराज जी के बारे में ये कहा गया। अब मैं समझता हूं कि ओडिसी, अभी सर ने बताया कि किस तरह से वो अधिकारी ने कहा कि भाई आजकल ये उनके पीछे घूमते रहते हैं। अब तो फिर भी स्थिति ठीक है। मैं तो सोचता हूं कि 10-20 साल पहले और हिंदी क्षेत्र की विपन्नता की बात होती है, उसमें भी मुझे लगता है कि सर्वाधिक जड़ समाज से हम आते हैं। मेरा घर बलिया है, एकदम उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला। तो वहाँ आज भी अब कहिए कथक मतलब एक नाच और उसके लिए को लेकर बहुत कोई अच्छी राय मैं नहीं समझता कि होगी। तो जो समाज अपनी चीज़ों को इस तरह से इतनी विपन्नता से देखता है, आप ओडिसी में कोई ऐसा आदमी बताइए जो कहे कि हमारे यहाँ कोई देवदासी प्रथा नहीं थी। तो वहीं का आदमी अभिसारिका के 80 वर्ष की उम्र में नहीं क्या 90 साल की उम्र में भी अभिसारिका के भाव को हूबहू प्रकट कर सकता है। उत्तर क्षेत्र का आदमी, चाहे वो बिरजू महाराज हो, चाहे मैं हूं या कल को कोई और आ जाए, ये भी हमारी विपन्नता ही है कि बिरजू महाराज के बाद पता नहीं हमारे सामने कोई है भी कि नहीं है। और केवल कथक में क्या, राजन साजन मिश्र को उठा लीजिए तो मुझे तो मतलब मैं कम ही जानता हूं, पर फिर भी 2-4 नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी आदमी जब जाएगा तो अपने सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों के भीतर से ही कोई काम वो कर सकता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं, और दूसरा ये कि इस पर भी थोड़ी सी बात बस 2 मिनट में कह के ख़त्म करूँगा कि कवित्वों का प्रयोग नहीं किया, या जो समकालीन हिंदी कविता है उसको लेकर महाराज जी ने बहुत कथक नहीं बनाए, बहुत सारे कथक नहीं किया। अब समकालीन हिंदी कविता, मैं नहीं कह सकता कि कथक का मैं बहुत विशेषज्ञ नहीं हूं कि उसमें कितनी संभावना है, पर ये बात आनी चाहिए कथक के जानने वाले लोगों की ओर से, कथक के क्रिटिक्स की ओर से आनी चाहिए कि हम समकालीन हिंदी कविता को लेकर हम करना चाहते हैं या हम नहीं कर पा रहे हैं, या महाराज जी ने नहीं किया या किसी और को करना चाहिए। लेकिन यह बात हिंदी के किसी लेखक और कवि की ओर से मेरा ख्याल है कि नहीं आनी चाहिए। हिंदी के कवि अथवा लेखक को यह उम्मीद क्यों है कि कोई ऐसे दूसरे कला माध्यम का आदमी मुक्तिबोध की कविता पर करे ही, शमशेर बहादुर सिंह की कविता पर करे ही। और जब हम बात करते हैं कथक की, श्रृंगार की, कथक के साथ श्रृंगार अनिवार्यतः जुड़ता है। अब वियोग कैसे होगा? डिस्टेंस क्या कहते हैं आजकल जो है, रिलेशनशिप और तकनीक के ज़माने में वियोग कविता में ही कहाँ है, तो उसे कथक में ढूंढने आप चलिए तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो ये मेरे कुछ 1-2 ऐतराज़ थे। मुझे लगा कि पर्चा बहुत बड़ा है, मैंने बहुत छोटा कर दिया था, तब भी तीसरे पेज तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। तो मुझे लगा कम से कम अपने ऐतराज़ तो इस मंच से जाहिर ही कर देने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने सुना इतने ध्यान से।